हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? भैया बढ़िया। दुर्गा पूजा बीत गया। अरे एक्चुअली ये क्या है कि कल नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि कल का कभी साउंड सिस्टम बंद ही नहीं हुआ, इसलिए तो एक दिन हम लोगों का बैकलॉग हो गया समझो। तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। पॉलिटी ख़त्म हो चुका है। आज अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक का क्या कहेंगे हम लोग, इकोनॉमिक का E2 और टोटल अगर बात करेंगे तो पिछले 35 दिन से। ठीक है, तो ये 35 दिन का वीडियो है क्योंकि 33-34 दिन तो अपना पॉलिटी गया। ठीक है, और ये इकोनॉमिक का Day 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वॉज एडॉप्टेड अंडर द, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ये बढ़ाने दो। ग्रोथ सेंटर अप्रोच वॉज एडॉप्टेड अंडर द, देखो यहाँ प्लान्स बताए हुए भाई। और प्लान का जो ये है ना, ये वाला, ये हम पिछले वाले वीडियो में भी भेज चुके हैं और ये इसमें भी लगा दिए हैं। ठीक है, ये बहुत क्रिस्प है। क्या क्या है इसमें पूरी तरीके से शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये मेरा नहीं, किन्हीं IAS टॉपर का है, नाम मैं भूल रहा हूँ, नीलेश या कुछ है, 2020 के टॉपर हैं, उन्हीं का नोट्स है, तो इनका है, तो इनसे है। ठीक है, तो ये सब तो रटने वाला बात है और याद करने वाला है कि ये सब चीज़ें कब हुआ था। तो ग्रोथ सेंटर अप्रोच जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है रीजनल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था और ये जो है 4th 5 ईयर प्लान में था, जो कि 1969 से 1974 में, एक मिनट मेरे को कम करने दो ये, ठीक है, इसमें हुआ था। ओके, तो इसमें वहाँ पढ़ लेना और कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, अगर रिकैप कर रहे हो। ठीक है, बाकी नए से पढ़ोगे तब तो पढ़ोगे ही। ठीक है, बाकी रिकैप करना है तो भाई ठीक है, पढ़ लेना कि वहाँ पर क्या क्या था। ओके, 61 हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ द रेफर्स टू द ग्रोथ रेट। ठीक है, अब हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, वो डिस्क्राइब करता है ना लो इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीज़ को। ठीक है, जिसका ग्रोथ रेट जो है लो होता है उसको। ठीक है, मतलब ये चीज़ हम लोगों को डिफाइन कर रहा था 1950s टू लेकर 1980s के बीच में दिखा रहा था। ठीक है, हमारे नेशनल इनकम को ये कर रहा था उस वक्त, दिखा रहा था, उसी को कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये जो है किस चीज़ को दिखाता है, तो नेशनल इनकम को दिखाता है, पर कैपिटा नहीं, पॉपुलेशन नहीं, लिटरेचर नहीं, नेशनल इनकम को। ओके, अब ये पूरी तरीके से भाई यहाँ से देखो और यहाँ से मैच करो। ठीक है, अब फर्स्ट प्लान का क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्लान का क्या होगा, तो यहाँ देखो ये फर्स्ट प्लान है और फर्स्ट प्लान में इधर 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 ये लिखा हुआ है, मैच करो। फर्स्ट प्लान में क्या है, यहाँ ना कुछ चीज़ें हम लोग PYQ से भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी था, तो फर्स्ट प्लान का ना हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। सेकंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देखो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सेकंड में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरीके से सब देखो। थर्ड प्लान में क्या है, थर्ड प्लान कहाँ गया, इधर सुकमा चक्रवर्ती एज अ गार्गिल योजना और इकोनॉमी इंडिपेंडेंट बनाना था। ठीक है, थर्ड प्लान का, तो इसका बेसिक इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करना था। तो मतलब कि 2 का 1, A का 2, ये तो बहुत ज़्यादा है, सब जगह है। B का 1 यहाँ, B का 1 इनमें से भी है, ये हटा दो भाई, बाकी और C का 3 है, C का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान को देख लो। फोर्थ 5 ईयर क्या है, फोर्थ प्लान का एक तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बच गया है और एक एडवांसमेंट बच गया है। तो यहाँ देखो फोर्थ का, अच्छा उस फोर्थ का उसमें लिखा नहीं, फिफ्थ वाला में डिटेल में है, तो फिफ्थ को देख लो। फिफ्थ प्लान में क्या था, ई का 2 चीज़ बचा हुआ है, अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड मिनिमम नीड्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो ये अचीव्ड द टारगेट बट ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट। ओके, ये जो था सेल्फ रिलायंस के बात करता है फिफ्थ का। ठीक है, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम उसमें आया था, नहीं उसमें मिनिमम नहीं, ये जो अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ग्रोथ, अभी क्या पढ़ रहा है और क्या बोल रहा है है ना, सेल्फ रिलायंस, तो फिफ्थ का सेल्फ रिलायंस मतलब कि ई का 5, ई का 5, ये गड़बड़ जा रहा है क्या, एक मिनट रुकना। A का 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया,
2 का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, 3rd का एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज, 4th का रिलायंस एंड ग्रोथ, मतलब कि डी का 5 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ है, मतलब इसका आंसर डी। और 4th का जो है मतलब कि ई का जो है 5th प्लान का है ना, इसका 4 मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये है आंसर। यहाँ से देख लेना एक बारी, यहाँ से देख लेना, ठीक है। और फिर से इसी में भाई फर्स्ट प्लान को किस मॉडल से नाम जाना गया, सेकेंड को किस नाम से जाना गया, यही चीज़ लिखा हुआ है। भाई देखो, फर्स्ट को हारोल्ड मॉडल मतलब ए का 2, सेकेंड को किसने महालनोबिस, ठीक है। तो सेकेंड का कहाँ गया, महालनोबिस 4, इसी तरीके से सब है, ठीक है। थर्ड का क्या है, थर्ड का सुकुमाई चक्रवर्ती, थर्ड का एस चक्रवर्ती, ठीक है। अब ऑप्शन जा करके मिला लो, ठीक है। ए का 2 यहाँ है, एक 2 का यहाँ है, बाकी हटा दो। उसके बाद बी का 4 यहाँ है, ठीक है। बी का 4 3, सी का 1 यहाँ है, ठीक है। सी का 1 यहाँ है, तो ये ठीक है। 1 मिनट रुकना और हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वही तो हम डायरेक्ट वहाँ आगे पहुँच गए। वही सोच रहे भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक कैसे छोड़ दिया। यहाँ देखो, स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड अंडर द IRDP इन द 7th प्लान क्या था। IRDP का कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो है किस में शिफ्ट हुआ था, ये चीज़ पूछ रहा है ना कि कौन सा स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें जो है ना, एडप्टेशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच, एडप्टेशन ऑफ विलेज अप्रोच, एडप्टेशन ब्लॉक अप्रोच और एडप्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अप्रोच। अब क्या बता रहा है, ये अप्रोच जो है ना भाई, पॉवर्टी जो इशू है अपना, उसको ठीक करने के लिए था, ताकि जो है पॉवर्टी ख़त्म हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सारे बेनिफिट का। तो ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक ब्लॉक को, किसी एक विलेज को करेगा क्या, नहीं, ये तो टोटल हाउस होल्ड जितना भी है अपना इंडिया में, उन सब के लिए होगा। तो भाई ए मारो ना इसके लिए, है कि नहीं। 64 ये हो गया, बी 65। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का वहाँ डाटा दिया हुआ है कुछ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू। इकोनॉमिक प्लानिंग, भाई इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करेगा, तो भाई कोई भी करेगा ना, मतलब स्टेट भी कर सकता है, यूनियन लिस्ट भी कर सकता है। तो इसको कहाँ रख दो, दोनों को रख दो, अपना प्लानिंग कर सकता है ना भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज एंड द पॉलिसीज़ बना सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के रिलेटेड, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में डालो ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के लिए कौन करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग पॉलिटी में भी देख चुके थे। नहीं, नीति आयोग का जो है कि भाई नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो फुल टाइम चेयरमैन नहीं होते। इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन होता है, PM होता है, और वही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पे काम करता है, नहीं है कि नहीं। तो इसका आंसर बी नॉट करेक्ट पूछा, फुल टाइम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे पता है ना भाई कि हाँ आप लोगों को कैसे करना है, रोकना है। हम रोकते रहेंगे तो वो बढ़ जाएगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, मेरे को रुकना पड़ेगा बार बार। तो आपको रोकना है, क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है कि नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन। और ये अच्छा ठीक है ना, ये सब के ना पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हो गया होगा, शायद कोई भूल गया होगा, तो ठीक है समझ लेते हैं। देखो, एक तो होता है GDP भाई। GDP का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़, एवरीथिंग जो कुछ हमारे कंट्री में हमारे कंट्री में, मतलब कि ये कंट्री है तो कंट्री के अंदर अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिगार्डलेस कि वो लोकल्स है फॉरेनर्स है, कुछ भी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम GDP कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम GNP कह रहे हैं, तो GNP में क्या होता है ना, टोटल वैल्यू जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे कंट्रीज़ के सिटीजन के ज़रिए, ठीक है, और बिजनेस के ज़रिए, नहीं मैटर करता है कि वो कहाँ है दुनिया भर में, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन हैं और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो GNP में जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, ये GDP के साथ स्टार्ट होता है, इसमें जो
इनमें क्या होता है कि इनकम अर्न जो होता है, जो सिटीजन्स बाहर रहते हैं, ठीक है, उसको ऐड कर दो और घटा दो जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं, उसे हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ माइनस प्लस करके हम लोग जीएनपी तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी देख लो कि भाई जैसे ना इनकम, टोटल इनकम हमारे पीपल का, तुम्हारी जो सिटी है, तुम जो भी शहर में रह रहे हो, उस शहर का जो टोटल इनकम है ना, वही हो सकता है। अब वो चाहे वो सिटी में वो बाहर से कोई इंसान आया है, तुम्हारे सिटी से कोई बाहर गया है, ये इसको सब घटाएंगे, माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोग जीएनपी तक पहुँचेंगे, ओके। अब एक डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ वियर एंड टियर ऑन द एसेट। हम लोग कुछ भी चीज़ लेते हैं ना, कोई भी एक प्रोडक्शन ईयर है, तो कुछ भी जब चीज़ लेते हैं ना, उसमें उसको यूज़ करते करते के बाद जो है ना, उसमें कुछ घिसता है, टूटता है, फटता है, ये सब जो होता है ना, तो तुम उसको माइनस करोगे ना भाई, उसका वैल्यू तो घटता है ना, तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने कार लिया, ठीक है, कार शुरुआती में लिया 8-10-12 लाख का कुछ भी लिया, उसके बाद उसको 4 साल 5 साल यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा भाई, ठीक है। तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, तो क्या है ये, तो जीएनपी, ठीक है, आफ्टर यू अकाउंट फॉर द वियर एंड टियर, मतलब जीएनपी से माइनस कर दो किसको, डेप्रिसिएशन को, से नेट नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, समझ गए। प्योर मेजर इसे कहते हैं। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, यू हैव सेट असाइड मनी टू फिक्स और रिप्लेस योर अर्न आउट, ठीक है। तुमको जैसे कि तुम कहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तुमको घर से मिला बजट, ठीक है, बजट मिला 5,000, ठीक है, 5,000 बजट मिला, लेकिन उसके बाद तुम्हारे घर में वहाँ रूम में कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, गैस वैस कुछ भी होगा, ठीक है, उन सब चीज़ में जो ख़राब होगा उस चीज़ को हटा करके, उस चीज़ के जितने पैसे खर्चे होंगे उसमें हटा करके जो पैसा बचेगा तुम्हारे पास, वही है भैया नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में बात करें तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगर एनएनपी चाहिए तो जीएनपी में डिप्रिसिएशन करना है। और जीएनपी क्या है कि भाई इररिस्पेक्टिव हमारे जो है लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं उनका, और अगर हमारे कंट्री में आकर के कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उनको दोनों को ये कर दो, ठीक है, बाहर वाले मेरे कंट्री वाले को ऐड कर दो, यहाँ कमा रहे हैं उनको माइनस कर दो, तो वो उसके बाद वो जीएनपी हो जाता है। और जीएनपी में जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो भाई जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिस्प्ले। अब नेट इनकम मतलब कि हमारे इंडिया में जो लोग आकर के काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका माइनस होगा, और जो हमारे बाहर जा कर के जो काम कर रहे हैं उनका प्लस होगा, और साथ में डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं। अब सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो गया तो 60 हो गया ना भाई, सारे कंसेप्ट रिवाइज। जहाँ तो अब जो है हम लोग 67 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 67 में बोल रहा है कि भाई इनमें से जो है ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो एनएनपी अभी भी देखें कि भाई जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, और एनएनपी जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, और माइनस में डिप्रिसिएशन होता है। तो करेक्ट की बात कर रहा है तो दोनों ही करेक्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1919 में हुआ तो क्या हुआ, एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही ना हुआ सर। मेजर तो यही चीज़ से हम लोग याद रखते हैं ना। अब इससे क्वेश्चन बन रहा है क्या, देखो शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। इनॉर्मसली मतलब कि एकदम अंधाधुन एक ही बार में बहुत ज़्यादा, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स है, ऐसे हटा दो। एफडीआई इनफ्लोस इंक्रीज, भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक एस्पेक्ट तो ग्लोबलाइजेशन था ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, मानते हो कि नहीं, और लिबरलाइजेशन मतलब कि हम लाइसेंस राइजेशन सब कुछ कम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बाहर से आकर के लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बात सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड, बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग ग्लोबल लेवल पे हम लोग वर्क करने लग गए हैं, तो अब ये भी फॉरेस्ट रिजर्व जो होगा, फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व, ये भी बढ़ेगा। तो मतलब कि इसका आंसर जो है डी, दोनों ही मारो, बोथ, ठीक है। एक्चुअली में मतलब फाइनल शॉट कहो तो जो इफिशिएंसी था इकोनॉमी का वो इम्प्रूव हो गया था, है कि नहीं, ये एलपीजी की वजह से। द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, ये किताब है, इस किताब के ऑथर कौन है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो इसके ऑथर जो हैं वो बीएस मिन्हास जी हैं, बगीचा सिंह मिन्हास पूरा नाम, ठीक है। ये बुक जो पब्लिश हुआ था वो 1974 में हुआ था, ठीक है। और ये बुक जो है ना वो एनालिसिस करता है पूरी तरीके से इंडियन प्लानिंग प्रोसेस को, ठीक है। और इंडियन प्लानिंग
का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पुअर पे, उस सारे चीज़ को बतलाता है, ठीक है, एनालिसिस करके, ठीक है। तो कैसे जो है हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी, ये सब के बारे में। फिर ये भी बताता है कैसे प्लानिंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। गवर्नमेंट का क्या नीड होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए इस पुअर के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ पर ही वो इस किताब में बात किया गया है, ठीक है। अब तो भाई बाकी जो नाम है उनको क्या, तो उनका देख लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहले में कौन है, डी.आर. गाडगिल जी। तो गाडगिल जिनका नाम धनंजय रामचंद्र गाडगिल जी है, एक इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। बहुत अच्छे रहे, फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के इंडिया के, और इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक प्लानिंग में, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में महाराष्ट्र में। बी.एस. मीना जी, अभी हम किताब के बारे में उनके बारे में जान लिए। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हम लोग देखें 1979 से लेकर के 1980 के बीच में। और ये जो है फार्मर्स राइट के बड़े ये थे भाई, उनको ज़्यादा ये करते थे, और इन्हें चैम्पियंस ऑफ इंडियन पीजेंट्स के नाम पे जाने थे, क्योंकि वो स्टंच एडवोकेट थे किसके, फार्मर्स राइट्स के, ठीक है। रुद्रदत्त कौन थे, तो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, को ऑथर थे बहुत सारे टेक्स्ट बुक का, किसमें, इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है, ओके। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लिए। अब 70 क्वेश्चन, बेस ईयर इन नेशनल इनकम इज अकाउंटिंग मीन्स। अब बेस ईयर कहने का मतलब क्या होता है, हम कभी भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं जीडीपी, तो उसमें बेस ईयर मीन्स हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं ना, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि भाई इसके बाद हम कितना बढ़े हैं, कितना घटे हैं, यही तो होता है कि नहीं। तो बेस ईयर नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि भाई जिसका प्राइस जो है हम रियल जीडीपी के कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करें, उसी को तो बेस ईयर कह रहे हैं कि भाई एक रेफरेंस लेंगे, है कि नहीं। तो इसका जो है ना कि द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, उसे ही बेस ईयर कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा ईयर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, जैसे कि सबसे पहले क्या मतलब पहले जो था वो 2004-05 हुआ करता था बेस ईयर, ठीक है। अब उसको हटा करके 2011-12 का बेस ईयर अभी हम लोग ले रहे हैं, मतलब कि क्या भी अभी इन्फ्लेशन है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या करना है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना बढ़ा, कितना घटा, ये सब चीज़ को अभी हम देखने के लिए अभी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस ईयर 11-12 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 11th 5 ईयर प्लान एम्फेसिस ऑन, भाई अब ये वही बात है देखने वाला, तो इसमें फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है। वहाँ से जाकर के फिर से एक बार ही पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कौन सा दिखा रहा है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसी कंट्री में। एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम at the constant price buying during year, a sustained increase in the real per capita income, an increase in the national income at the current price over the time, an increase in the national income along with an increase in the population, ठीक है। अब ध्यान से कि भाई नेशनल इनकम का इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। कांस्टेंट प्राइस अभी एक होता है कि नहीं, हम लोग किस पे नापते हैं कि भाई कैसे है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम लोग उसके लिए भाई रियल पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है। रियल पर कैपिटा इनकम कहने का मतलब क्या है, सारे लोगों का देखे जाता है। और फिर कैसे देखते हैं, तो हम लोग परचेजिंग पावर देखते हैं हर सिटीजन का, बात मानते हो कि नहीं, हर सिटीजन का परचेजिंग पावर देखते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, तो भाई जीडीपी को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, और साथ में फिर एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन को। तो यही चीज़ हमको दिखाता है रियल सेंस में कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तो भाई इसका जो है ना कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो इसका है कि सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। सस्टेन मतलब कि लगातार अगर इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है, रियल पर कैपिटा इनकम में हर कोई का इनकम बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्या मतलब कि एक तबके का लोग बढ़ रहा है और एक जो है नीचे जा रहा है, इस तरीके से तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ना बोलेंगे भाई, है कि नहीं। एक ही लोगों का सिर्फ हुए जा रहा है तो उससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। मेन स्लोगन जो था 7th 5 ईयर प्लान का वो क्या था, 73 क्वेश्चन बोल रहे हैं, मेन स्लोगन क्या था 75 ईयर प्लान का, तो इसका मेन स्लोगन था फूड, ठीक है, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। मेन ऑब्जेक्टिव जो 7th 5 ईयर प्लान का था वो ये था कि भाई हम लोगों को इस्टेब्लिश करना है ग्रोथ कहाँ पर ही, जहाँ मतलब कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, तो हम लोग इंक्रीज़ करना होगा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन्स को, ये सब को। और जब हम ये सब करेंगे ना तो सोशल जस्टिस मिलेगा, ठीक है, सोशल जस्टिस हो सकेगा, क्योंकि हर कोई लोग इक्वल तो नहीं है ना सर, हर कोई इक्वल नहीं है, तो हम लोगों को इक्वली काम करना पड़ेगा ना। तो भाई हर कोई को हर कोई का इफ़िशेंसी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, हर के लिए फूड ग्रेन अवेलेबल कराना होगा। तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अभी कहाँ मिलेगा, ऑल मतलब कि जिसका अंबानी अडानी का बेटा है उसको भी आ जाएगा ना ऑल मतलब, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं,
5% ग्रोथ एट द नेशनल पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता कि 5% ग्रोथ रेट था नेशनल पर्सन, ऐसा नहीं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो हम लोग देखें कि फर्स्ट के टाइप में था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, है कि नहीं। हु ऑथर द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक किताब है, इनके लेखक जो हैं वो एम विश्वेश्वरैया जी हैं, ठीक है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी पब्लिश करते हैं इस बुक को, टाइटल प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, और इसमें जो है एक ड्राफ्ट पेश करते हैं कि कैसे इंडिया को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट इंडिया का कैसे हो सकता है अगले 10 सालों में, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताते हैं इस किताब में, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अब JRD टाटा, JB बिरला, पटाभी सीतारामैया, इनके बारे में दो बात की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे पटाभी सीतारामैयन जी, पॉलिटिकल्स लीडर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में सर्व कर चुके हैं, है कि नहीं। उसके बाद JB बिरला कौन थे, तो एक प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस थे, फाउंडर थे बिरला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। पहले आदित्य बिरला ये सब जो आता था ना, आइडिया का नाम में सीमेंट होता था पीला वाला, उसमें जो लिखा होता था ये सब चीज़ें, ठीक है। JRD टाटा से रिलेटेड है भाई, ठीक है। इंडियन विजन 2020 इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इंडियन विजन किसके जरिए प्रिपेयर किया गया था, मतलब इंडिया विजन 2020 क्या कहता है कि भाई ये कमेटी जो है ना वो प्लानिंग कमीशन इन जून 2000 में बनाया गया था, ठीक है। एक कमीशन बनाया गया जून 2000 में। इसका काम था कि भाई आप जो है ना एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या बनाना है कि इंडिया का डेवलपमेंट से लेकर के डॉक्यूमेंट बनाना है, जो कि 21st सेंचुरी में कैसे इंडिया डेवलप कर सकता है उस चीज़ से लेकर के आपको प्लान बनाना है। और ये कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करती है 2002 को, ठीक है। 2000 में कमीशन बनती है, कमेटी बनती है, और 2002 में जाकर के अपना रिपोर्ट करती है। तो ये कमेटी जो प्रिपेयर कर रही थी ना, तो कमेटी के ये जो थे वो SP गुप्ता कमेटी थी, ठीक है, SP गुप्ता कमेटी। अब पंत कमेटी कौन है, तो पंत कमेटी क्या है भाई कि ये कंस्टिट्यूट किया गया था 1919 में, ठीक है। किस लिए, तो एक सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए कैसे। वो मल्होत्रा कमेटी क्या था, तो मल्होत्रा कमेटी जो है ये 1993 में बना, ठीक है, 1933 बना, और इसको जो है रिकमेंडेशन देना था कैसे, इंश्योरेंस से लेकर के। हम एक्स्ट्रा डाटा कुछ इधर हम ऐड किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नरसिम्हन कमेटी जो था, नरसिम्हन कमेटी 1991 में बनती है, ठीक है। नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2 ये सब हम लोग पढ़ते ही, इकोनॉमी सुनते ही होंगे, है ना। और इसका काम क्या था कि आप जो है ना रिव्यू करेंगे किसका, बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। अब थोड़ी तो जानकारी सबका ले लिए। 76 अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द डिसीजन टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी टेकन, मतलब कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया कि नहीं हम लोग सोशलिस्ट प्लान के साथ जाएंगे। तो ये जो है महालनोबिस मॉडल के साथ हम लोग ये किए। तो ये तो सेकेंड में था ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। इसमें मेनली यही था कि नहीं हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। ये प्लान ये भी एम्फेसाइज करना है कि भाई पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी हम लोग मैचिट में देख करके आए हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, और ये चीज़ दिखाता है गवर्नमेंट्स के कमिटमेंट को किसके टुवर्ड्स में, सोशलिज्म के टुवर्ड्स में, और साथ में यही दिखा रहा है कि हाँ एक सोशलिस्ट पैटर्न तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब सोशलिस्ट पैटर्न मतलब कि जो है वेलफेयर मेजर लेना है, हर एक में पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना है, हर चीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में कुछ करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ओके। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान। अब सर्वोदय प्लान आता है तो भाई हम लोग गांधी जी से एक बार ही जोड़ते हैं सर्वोदय प्लान, ठीक है। कोई ऐसा सोचेगा सर्वोदय, अच्छा MN रॉय भी कम्युनिस्ट थे तो ये भी सर्वोदय, मतलब कि सबके इक्वल में के टाइप में बात करते होंगे तो हम लोग MN रॉय को भी मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं थे। हमारे पास जयप्रकाश नारायण जी थे जो सर्वोदय प्लान से को लेकर के आए हैं, जो कि इंस्पायर थे विनोबा भावे के आइडिया से, विनोबा भावे के आइडिया सर्वोदय से, ठीक है। ये तो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। MN रॉय हम लोग देखे थे, आप पॉलिटी पढ़ो तो वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, और सोशियोलॉजी पढ़ो तो वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है, बाकी ये सब नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, In August 1937, the Congress Working Committee at the meeting in this Wardha adopted a resolution of the national reconstruction and the social planning. अब देखो
कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, कहाँ पर? वर्धा में होती है, और वहाँ उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है कि भाई नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है, एक रेजोल्यूशन लेकर के आता है, नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग बिल्कुल लेकर के आ जाता है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो अर्ली इंटरेस्ट, शुरुआती में जो इंटरेस्ट था इंडिया को कैसे डेवलप करना है, उसके प्लानिंग से रिलेटेड डेवलप करना है। तो ये बात सही है, लेकिन पूछा यहाँ क्या है? करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना। ये बात सही है सर कि वर्धा मीटिंग हुआ था, उसमें इस तरीके के रेजोल्यूशन लेकर के आए थे। ओके। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस इन हिज द प्रेसिडेंशियल स्पीच एट द हरिपुरा डिक्लेयर दैट द नेशनल स्टेट एंड द एडवाइस ऑफ द प्लानिंग कमीशन वुड अडॉप्ट द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। अब सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो अपने हरिपुरा सेशन में एक स्पीच देते हैं और उसमें ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो नेशनल स्टेट है, ठीक है, वो किस पे चलेगी? ऑन द एडवाइस ऑफ प्लानिंग कमीशन। उसको एडोप्ट क्या करना होगा? कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, जो कि हर कोई को लेकर के चले। ठीक है, ये बात मानते हो? बिल्कुल। ये दिखा रहा है कि बोस का ये मानना था, बोस का बिलीव था कि भाई कैसे हम लोग इंडिया के फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कैसे एसेंशियल होगा इंडिया के फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये बात इनका ये बिलीफ दिखाता है इनके इस स्टेटमेंट से। मोदी गवर्नमेंट रीनेम द प्लानिंग कमीशन एज अ नीति आयोग। अब पहले रुक जाओ, 1 एंड 2 कहीं दिख रहा है क्या? 1 एंड 2 कहीं नहीं दिख रहा, साथ में 1 2 नहीं दिख रहा, 1 2 यहाँ नहीं दिख रहा। अब ऑल ऑटोमेटिकली यहाँ पर से अब यहाँ मोदी गवर्नमेंट रीनेम द प्लानिंग कमीशन। अब ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हम लोग पढ़ते हैं ना कि नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये तो करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी विद द जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरमैन इन 1938। बिल्कुल ये बात साथ में ही अनाउंस किया गया था और जवाहरलाल नेहरू को चेयरमैन के तौर पे ये किया गया ताकि जो है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम किया जा सके। ओके। 79, थियोरेटिकली इफ़ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉन्सेप्चुलाइज। ठीक है, थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, बुक लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो इनमें से कौन सा बात हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, इसको नहीं ध्यान में रखेंगे। ग्रोथ इन अ फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इसको ध्यान नहीं रखेंगे। और ग्रोथ इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, और ग्रोथ इन पर कैपिटा। भाई पर कैपिटा तो रियल मेजर्स है, जीडीपी भी अच्छे से मेजर करता है टोटल। ये जो है ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एड। अगर तुमको कह रहा है कि तुम कमा नहीं रहे, तुम एक इंसान हो, ठीक है, हम तुम्हारे एग्जाम्पल से ले लें, तुम एक इंसान हो, तुम कमा नहीं रहे हो या कमा रहे हो, ठीक है, तुम कुछ अर्निंग कर रहे हो, तो जो अर्निंग कर रहे हो वही ना तुम्हारा डेवलपमेंट है भाई। अब तुम्हारा दोस्त तुमको 50 रुपया दे रहा है, तुम्हारा दोस्त लाख दे रहा है, वो तो तुम्हारा ये नहीं होगा ना, वो तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा, वो तो लोन टाइप में होगा, तो कर्जा टाइप में होगा, क्या पता कभी तुमको लौटाना पड़ जाए, है कि नहीं। तो ये जो फाइनेंशियल एड है वर्ल्ड बैंक से ले रहा है कोई कंट्री, तो वो उसको हम ग्रोथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है भाई, ठीक है। ओके, अब देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी ऊपर पढ़ करके आए, पर कैपिटा इनकम पढ़ करके आए, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ करके आए। अब यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। सर प्लस तो नहीं था वहाँ पर ही, हम लोग माइनस कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ तो समय के साथ फटता टूटता यही सब चीज़ था, और इसको फटता टूटता जब हो रहा है तो उसको तो हम माइनस करेंगे ना सर, इसको जोड़ कहाँ से रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल आर द ट्रू, ऑल आर तो ट्रू तो है ही नहीं। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू अभी नहीं कह सकते, ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 नहीं, अभी 1 ट्रू यहाँ बात कर रहा है, 2 एंड 3 ये भी नहीं बोल रहे हैं। और क्या कह रहा है? ओनली स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर ट्रू। तो भाई 1 तो नहीं ट्रू है, अब जब 1 नहीं ट्रू है तो ये तो भी गलत चला जाएगा। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 के लिए 2 और 3 पढ़ना पड़ेगा। पर कैपिटा इसमें से एक भी निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास। पर कैपिटा इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। अब नेट अगर की हम बात करें तो ये क्या था हम लोग का कि हम लोग नेट कहाँ गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम एनएनपी कह रहे हैं, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे थे कि नहीं? तब हम लोगों को पर कैपिटा इनकम मिल रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे यार क्या गया, पर कैपिटा इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये कैसे बोल रहा है? PCI इज इक्वल टू NDP बाई टोटल पॉपुलेशन। तो ये गलत है कि नहीं? हम लोग नेट प्रोडक्ट को, ये जो था नेट डोमेस्टिक क्या बोल रहे तुम, ये एनएनपी को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? पॉपुलेशन से। और ये बात क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो मतलब कि 2 तो गलत है। अब जब 2 गलत है तो इसके साथ तो ये भी गलत है, तो मतलब ऑटोमेटिकली अपना D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? ओके।
ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया हैज़ अचीव द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट। ठीक है, कौन से प्लान ईयर में ये चीज़ हुआ था? तो 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से लेकर के 12 में था। तो इंडिया इस वक्त हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोथ रेट दिखता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7.9% के आसपास था। ठीक है, और उससे पहले देखें तो 10th में शायद 10th 5 ईयर प्लान में 7.7 था, और 9th की बात करें तो 9th में शायद 5.5 और 8th में 6.5 के आसपास इस तरीके से था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 11th वाले में देखने के लिए मिला। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसको जो बनाया गया था वो 1952 में बनाया गया था। इसका काम क्या था? ये एडवाइस करता था इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, किसमें? इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। अब इसमें जो है कौन कौन से होते थे? वो तो पहले पीएम होते थे भाई, फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, स्टेट के सीएम्स होते थे, और उनके कुछ सब्स्टिट्यूट जो हैं उनको, फिर यूटी के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, साथ में नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स थे वो हुआ करते थे। और नीति आयोग का जो सेक्रेटरी था और जो वाइस चेयरमैन था वो भी एनडीसी का मेंबर था। नीति आयोग का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये दोनों। लेकिन जो, हाँ, ये सारे मेंबर्स थे। ठीक है, इतना। अब यहाँ पढ़ो, द सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग तो है मेंबर्स, लेकिन क्या बोला? नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। तो हमको नॉट वाला ढूंढना होगा। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो क्या बोलोगे यार, फाइनेंस कमीशन तो अभी हम यहाँ बात नहीं किए, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन नहीं बात किए। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में ये भी नहीं बात करें। ये तो था, दो तो है क्लियर, लेकिन दो तो क्लियर है। तो या तो भाई नन ऑफ द अबव होगा, या तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो ई मारो यार। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है कि प्लानिंग कमीशन जो सेक्रेटरी और ये जो है जो प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज़ है, ये नहीं था। ठीक है, ये नहीं है पार्ट इसका। और जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, ये भी इसका पार्ट नहीं है एनडीसी का। तो ये क्लियर हो गया। अब दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ के लिए तो एक से अधिक ही ऑप्शन होगा ना सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं किसी भी जब हम लोग इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी बुक में पढ़ रहे हो, कोई टीचर से पढ़ रहे हो, तो हर जगह ये चीज़ बताया जाता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड होता है, एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ये डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड हम लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ जो पढ़ते हैं, लेकिन पूछ रहा क्या है? नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेट, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। ठीक है, ओके, कुछ एडिशनल यहाँ पर ही बता दिया गया, आप सब जानते हैं। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड कहने का मतलब है कि भाई इसको ना, जो डेप्रिसिएशन मेथड है, डेप्रिसिएशन मेथड वेर जहाँ पर वैल्यू के एसेट का डिक्रीज हो जाता है किसी भी टाइम के साथ, सच है जैसे कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट जो मेथड, जो अब वही बात हम लोग के ना, डिमिनिशिंग कॉस्ट वही। ठीक है, डिप्रिसिएशन वाला तो वही। तो ये चीज़ तो हम लोग नहीं करते ना इस यूज़, है कि नहीं? तो ये नहीं भी मारो। ठीक है, बाकी अपने नोट से थोड़ा अगर भूल रहे हो या कुछ है, ठीक है, तो वो पढ़ना है भाई, है कि नहीं? क्योंकि हम तो यहाँ पूरी तरीके से ये नहीं कर रहे ना, हम तो बस क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं कि डिटेल में लेकर के बात लेकर के चले। मानते हो कि नहीं, है कि नहीं? 1 मिनट रुकना मेरे को ज़रा सा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान के दरमियान में क्या चीज़ स्टार्ट हुआ था? ठीक है, रूरल लिटरेसी डेवलपमेंट, रेलवे, रूरल रेलवे, एडवांस्ड कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर द रूरल पीपल। तो उस वक्त जो था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, अभी हम लोग कुछ देर ऊपर देख करके आए हैं वो चार्ट में, है कि नहीं? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या था? ये 6th 5 ईयर प्लान जो कि हम जान रहे हैं 1985, यहाँ नहीं लिखा है, 1982 85 चला था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रूरल पुअर लोग हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वाले, जिनका इकनॉमी जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा इनकम नहीं है, अच्छा, ठीक है, उन लोगों को बेटरमेंट के लिए ये चीज़ लेकर के आया था। ठीक है कि नहीं?
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ताकि जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर उठ सके हम लोग, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ लेकर के आएँ। ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, अगर तुम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उनमें से एक प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा? ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या होगा ये बताओ। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लोअर लेवल ऑफ सेविंग, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, नन ऑफ द अबव। अब देखो, अगर तुम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी ये कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट कर लोगे, हम लोग लो लेवल ऑफ सेविंग है क्या वो भी कर लोगे। सबका डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ये नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मल रिकॉर्ड तो नहीं रखता है, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं रखता है, तो भाई इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। साथ में ये किसी भी तरीके का जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसका भी रिकॉर्ड नहीं रहता है, स्पेशलाइजेशन किसी भी तरीके नहीं होता है, इसके पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं होता, और साथ में हम नहीं इसका एक्यूरेट एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। तो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक प्रॉब्लम हो सकता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दरमियान में, क्योंकि इसके पास इसका जो डाटा है वो हमारे पास नहीं हो सकता है। महालनोबिस प्लान, ठीक है, ये कौन सा प्लान था? अभी बताओ भाई, सेकेंड 5 ईयर प्लान था कि नहीं था? एडॉप्ट इन इंडिया इन द मिड 50s एम्ड, इसका क्या एम था ये बताओ। तो प्राइमरली इसका अगर हम एम की बात करें ना, तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना था, है कि नहीं, डेवलपमेंट करना था, हेवी इंडस्ट्रीज़ का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी देख कर के आए हैं, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, मशीन बिल्डिंग हो गया, हेवी केमिकल्स, बहुत सारी चीज़, है कि नहीं। और क्या था ग्रोथ, मतलब कि और क्या था हम लोग को देखे, इस सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ का बात करता था इसमें, है कि नहीं। तो भाई बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री, ऐसा बात तो नहीं है। सेटिंग अप द हैवी इंडस्ट्री विच वर द कैपिटल इंटेंसिव, बिल्कुल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही तो बात कर रहा है, यही तो एम था। ठीक है, उसके बाद इट विल बी द ट्रू क्लासीफाई इंडिया एज अ, इंडिया को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अब फूड डेफिसिट इकोनॉमी, क्या ऐसा कंट्री है जहां हम लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं? या लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ट्रेड हम लोगों का तो नहीं है भाई, हम लोग तो इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट तो होता है लेकिन इंपोर्ट भी होता है बहुत। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी होता तो आज करीब ही नहीं होता इंडिया में। लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। अभी लेबर सरप्लस इकोनॉमी होने के पीछे का रीज़न क्या है कि हम लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो वर्किंग एज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कि नहीं, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये कह सकते हैं कि लेबर सोर्स इकोनॉमी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी में हम लोग कह सकते हैं कि भाई जहाँ काम ही नहीं है लेकिन लेबर जो है बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग कम हैं, है कि नहीं। अब बोलेगा एक्चुअली लेबर सोर्स, लेबर सरप्लस कहने का मतलब ही क्या होगा? तो भाई सिंपल से कहो ना कि मोर वर्कर, मतलब जॉब जितना है, अगर जॉब 100 है तो इसके वजह यहाँ पर ही 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो यही हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? है। अब विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट करेक्ट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हम जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के भी नाम से जानते हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, अच्छे जगह से पढ़े हैं, अच्छे किताब पढ़े हैं, वो बहुत बढ़िया, वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अपने नोट से रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ नॉट करेक्ट है और इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा करके रखा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? पीपीसी एक इकोनॉमिक मॉडल है जहाँ क्या बताता है? मैक्सिमम कम्बिनेशन बताता है कि गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी इकोनॉमी में, तो कब हो रहा है उसके लिए एक फ़िक्स टाइम होगा, उसके लिए रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और वो रिसोर्सेज इफ़िशेंटली यूज़ हो रहे होंगे, फुल्ली यूटिलाइज हो रहे होंगे, और कुछ तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे होंगे उस वक्त, है कि नहीं। तो अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व देखें तो इस तरीके का, ये छोड़ दो, ये एग्जांपल था, तो इस तरीके का एक बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो कहता है कि ऑन द पीपीसी इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग द अदर। अगर हम यहाँ पर ही बात करें, ठीक है, अब यहाँ 4 चीज़ बता रहे हैं ना भाई, एक तो फिक्स टाइम का बारे में बात कर दिया, रिसोर्स का बात कर दिया, और एक टेक्नोलॉजी का बात कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि अगर ये पीपीसी पे हम काम करें, ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा कि हम कोई चीज़ इंक्रीज़ करें, किसी चीज़ का क्वांटिटी इंक्रीज़ करें, या तो टेक्नोलॉजी कर ले, रिसोर्स कर ले, ठीक है, या टाइम कर ले, कोई भी चीज़ को अगर हम कर ले
बिना किसी का अदर क्वांटिटी को रिड्यूस किए हुए, ये इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, इसको इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, या फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इस तरीके से वाइस वर्सा चलेगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये ग्राफ का हम लोग शिफ्टमेंट को पढ़ते हैं कि कब जब शिफ्ट कभी इधर जाता है तो क्या बोलते हैं, कभी अंदर आता है तो क्या बोलते हैं, कभी कर्व जो होता है कर्व लाइन पर होता है तो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट मतलब कि अगर ये ऐसा जा रहा है, अगर ऐसा ग्राफ बनाए, ठीक है, और ये ऐसा यहाँ नॉर्मल था, लेकिन ये अब आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हो सकता है, या क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं फैक्टर प्रोडक्शन का, या तो फिर टेक एडवांसमेंट कर रहे हो, तभी ये बाहर जा सकता है कि भाई जितना अभी मेरे पास था, टाइम था, समय था, लेबर फोर्सेस थे, ठीक है, वो जो था उसको जब हम बढ़ाएंगे तभी ये ऊपर जा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, ऐसे तो नहीं जाएगा। उसके बाद अगर इनवर्ड होगा तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्वालिटी घटा रहे हैं या क्वांटिटी घटा रहे हैं तो ये अंदर आएगा, शिफ्ट होगा। और अगर पीपीसी पर है, यहीं पर ही लाइन पर ही है, तो सारे फैक्टर्स जो होंगे वो फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा कि टाइम भी हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ये है और हम यहाँ इनसाइड है, ना ही इससे हम बाहर जा पा रहे हैं, ना ही इसे इधर आ पा रहे हैं, सॉरी यार बाहर में ना बहुत हल्ला हो रहा है और हम ऐसे जगह हैं ना कि यहाँ से हम हल्ला को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत नॉइज़ है। अगर जा रहा होगा तो प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरे को इरिटेशन कर रहा है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते उन लोगों को, ठीक है, सॉरी। और अगर यहाँ पर इनसाइड पे है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, तो इनसाइड अगर चल रहे हैं, तो अगर इनसाइड है तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, टाइम है, जो कुछ भी है, इसका फुल्ली इस्तेमाल नहीं हुआ, या तो फिर नॉट यूज्ड इफ़िशिएंटली, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये कुछ हम लोगों का ग्राफ था, ठीक है। अब हम सिर्फ पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, लर्निंग ले सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या लर्निंग ले सकते हैं कि अगर लैक कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोगों को हम लोग कहाँ ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनसाइड द प्रोडक्शन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट जो मिलना चाहिए था वो कम हो रहा है। तो अगर हम लोग यहीं काम कर रहे हैं, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता तो शायद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ हो रहा होता, आगे बढ़ रहा होता, लेकिन नहीं मिल रहा है तो हम लोग अंदर काम करेंगे। एट द वेस्टेज, लैक ऑफ इफिशियंसी, अगर वेस्टेज होगा, इफिशियंसी कमी होगा, तो भी हम अंदर ही काम कर रहे होंगे, हम लोग अंदर ही काम कर रहे होंगे, ऑपरेट इनसाइड द कर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, क्लोजर टू द पीपीसी द इकोनॉमी इज क्लोजर टू इट्स फुल पोटेंशियल। अगर हमारा यहाँ पर ही आ करके हैं तो मतलब यहाँ आ करके हैं तो मतलब जितना इकोनॉमी का पोटेंशियल है वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। दूसरा लर्निंग मतलब तीसरा, चौथा, टू मच क्लोजर टू द पीपीसी। चलो इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, अब यहाँ आ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ बढ़ गए। अब यहाँ बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इफ़िशेंसी बढ़ा रहे हैं, है ना। और अगर बोल रहा है कि अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड द पीपीसी, तो बियॉन्ड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ मूव कर रहे हैं अंदर, तो भाई ये होगा ना कि हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या तो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लो, रिसोर्सेज बढ़ा लो, या तो क्वालिटी रिसोर्स कर लो, क्वांटिटी का रिसोर्स मतलब जो रिसोर्सेज का क्वांटिटी है वो बढ़ा दो, या तो क्वालिटी बढ़ा दो, मानते हो कि नहीं, या तो टेक्नोलॉजी बढ़ा दो। मतलब अगर हम इनसाइड में काम कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों को यहाँ आना है, ऐसे यहाँ शिफ्ट होना है, तो इसके लिए मेरे को ये चीज़ बढ़ा, या तो क्वालिटी बढ़ा दो, या क्वांटिटी बढ़ा दो, या तो फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, मानते हो कि नहीं। तो मतलब इंक्रीज़ जहाँ पर ना, तो तीनों चीज़ में कुछ भी करो तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऑन द पीपीसी मतलब अगर हम इस कर्व लाइन पर ही हैं तो इसमें क्या होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, और एनी मूवमेंट अलॉन्ग दिस लाइन, हम इसमें टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन है और उस वक्त हम नहीं समझाएंगे, हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन को टिक मारेंगे, ठीक है। एनी मूवमेंट अलॉन्ग दिस लाइन, अगर इस लाइन के मूवमेंट में हो रहा है तो क्या हो रहा है कि विल इन्वॉल्व एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कह रहा है एनी मूवमेंट अलॉन्ग दिस लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, साथ में चल रहा है, तो इसमें कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा होगा कि भाई हम लोगों का जहाँ फुल पोटेंशियल होगा पहुँचने का, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, जितना जाना होगा वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी PYQ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहने का मतलब होता है द बेस्ट अल्टरनेटिव गॉन, मतलब जो हम पा सकते थे, अगर जैसे कि अगर तुम रूम में, तुम्हारा पढ़ने का टाइम है 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 पढ़ने का टाइम है, लेकिन तुम्हारा कोई फ्रेंड आया, तुम चले गए भाई चाय के लिए, कुछ देखने के लिए, कहीं घूमने के लिए,
तो अगर तुम घूमने के लिए, देखने के लिए, चाय पीने के लिए कहीं नहीं जाते तो ये जो 4 से 5 था उसमें क्या करते? तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते, तुम कोई क्वेश्चन लगा रहे होते, कुछ रिवाइज कर रहे होते, तो यहाँ नहीं जाते घूमने चाय पीने, नहीं तो उसके जगह कुछ कर रहे होते ना, और कुछ कर रहे होते और उससे अगर बेटर कर रहे होते तो ये। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब द नेक्स्ट और बेस्ट अल्टरनेटिव को हम लोग छोड़ रहे हैं, उस चीज़ को कहते हैं। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट, गुड सर्विस विल हैव टू बी गिवन अप इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस विद द अदर गुड सर्विस। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर हमें प्रोड्यूस कर रहा है कुछ भी समय में, तो कुछ भी, तो उसके लिए हमको क्या करना है? एक बढ़ाना, एक घटाना, इस तरीके से चीज़ें चलनी पड़ेगी। और इट इज़ पॉसिबल टू मूव फ्रॉम द अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी टू द पीपीसी विद द जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये पॉसिबल है कि हम कुछ भी चीज़ ना खोएं, क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे होते तो खोते कम हैं, पाते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं कि किसी भी समय पर ये पॉसिबल है कि हम जो है अंदर से यहाँ हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, और उस वक्त हम कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं खोलेंगे, इसलिए बोला जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बेहतर ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब भाई जितना मेरा नोट्स में था, जितना मेरा नोट्स का समरी था, उस समरी को हम यहाँ ले आए हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल समझने के लिए बहुत लंबा टाइम चलेगा, लेकिन हम जो समरी, अब जो लोग पहले से पढ़े होंगे तुरंत जा रहा होगा कि हाँ कैसे कैसे कर्व काम कर रहा है, कैसे कैसे ग्राफ शिफ्ट होता है, ये समझ रहे होंगे। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, आई नो कि उसके ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले डिटेल में थोड़ा समय दे करके इसको पढ़ना होगा। ये रिवीजन है, इसीलिए वो जो जो पढ़े होंगे उसको ये आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट। अब ये देखो, ये पढ़ो डी ऑप्शन, ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कम्युनिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अनदर कम्युनिटी। अब यहाँ पढ़ो, मैक्सिमम कम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इकोनॉमी कहाँ गया? ये वाला, on the PPC it is impossible to increase the quantity of one good without reducing the other। बिना रिड्यूसिंग किए हुए तुम दूसरा को नहीं बढ़ा सकते हो। और ये क्या बोल रहा है? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कॉमोडिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अनदर कॉमोडिटी। नहीं कर सकते हो भाई, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो तुमको चेंज करना ही पड़ेगा उसको। तो इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, तो भाई हमको यही मानना है। ठीक है, बाकी सब सही है उधर, बाकी PDF जाता ही है, आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसमें और समझाना है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है। हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन। अब इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी मतलब कि हम रबर बैंड समझते हो ना, इलास्टिसिटी मतलब कि रबर बैंड समझ लो। इलास्टिसिटी मतलब कि रबर बैंड कैसे खींचते हैं, कितना खींचते हैं उतना। अब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो रिस्पॉन्स हो रहा है ना सर, खींच रहे हैं तो वो एक तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है ना, है कि नहीं? तो रिस्पॉन्स समझो। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब कि रिस्पॉन्स समझो। अब थोड़ा सा पढ़ाई देते हैं यहाँ पर ही। इलास्टिसिटी का मतलब कि समथिंग दैट रिस्पॉन्ड, कुछ भी चीज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है। तुम रबर बैंड को खींच रहे हो, वो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना, आगे पुल कर रहे हो तो वो फिर पुल कर रहे हो, फिर छोड़ोगे, फिर ये करोगे, वो वापस हमारे स्पेस पे जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में बात करें तो प्राइस हो गया, इनकम हो गया, किसी प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ये सारे के सारे जो हैं फोर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को कि कोई भी चीज़ को हम खरीदें या नहीं खरीदें। डिमांड को, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए, उस प्रोडक्ट का पैसा कितना है? तुम्हारे पास 50 पैसे हैं, सॉरी 50 पैसा तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर 5000 है। तुम कोई चीज़ लेने के लिए गए, उसका दाम ही 6K है, तो भाई तुम नहीं ना ले पाओगे। ठीक है, तुम्हारा इनकम, तुम चाहते हो कि आईफोन ले ले, ठीक है, 75,000 80,000, और तुम्हारा इनकम है 10,000 15,000, कैसे ले पाओगे? तो तुम्हारा डिमांड क्या डिसीजन, मतलब तुम क्या खरीदोगे, ये सब चीज़ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर। ठीक है, तो ये है इलास्टिसिटी मतलब कि रिस्पॉन्स। तो प्राइस इज अ फोर्स दैट इम्पैक्ट द डिमांड। प्राइस एक ऐसा फोर्स है, यहाँ बोला ना, प्राइस एक ऐसा फोर्स है जो इम्पैक्ट करता है हमारे डिमांड को, और डिमांड क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इलास्टिसिटी का मतलब हम एक जनरल टर्म में रिस्पॉन्स समझ सकते हैं। ठीक है, अब ना थोड़ा सा एक ग्राफ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, PD जिसे हम कहते हैं। तो चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ डिमांड, द चेंज इन अ प्राइस, मतलब अगर डिमांड में चेंज होगा, ठीक है, डिमांड घटेगा तो प्राइस में भी घटेगा, इस तरीके से मतलब कि चलेगा। ठीक है, और अगर प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। अभी आईफोन का देखो सेल लगा था ना, कितने लोग जा रहे हैं, लाइन से लग रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो इसके पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, वो आईफोन लेने के लाइन लगा रहे हैं, बताओ। ठीक है, तो लग्जरी गुड, अगर कोई लग्जरी गुड है,
ठीक है। तो इसमें अगर स्मॉल सा चेंज आता है ना तो बहुत बड़ा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा देखने के लिए मिला। मतलब इसका प्राइस ज़रा सा लग्जरी गुड, मतलब कि जैसे कि अभी आईफोन का ही देखो ना यार, 1.5 लाख वाला दिखा रहा है ना, 60 70 65 अभी पूरा जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल चला, ठीक है। तो इसमें ज़रा सा प्राइस डिस्काउंट किया नहीं कि उसका ह्यूज डिमांड, लोग लाइन लग करके ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लग्जरी गुड एक नेसेसरी गुड मतलब इसके बिना तुम यही नहीं चेंज ही नहीं कर पाओगे, मतलब कि वो तुमको क्या बोलते हैं, वो तुमको लेना ही है, हर किसी भी सिचुएशन में लेना ही है। तो ह्यूज चेंज इन अ प्राइस, स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड। तो वही जूझ के बना, जैसे कि दवाई हो गया, मेडिसिन हो गया, तुम बीमार पड़े हो, तुम्हारा इलाज की ज़रूरत है, तो तुम उसको क्या करोगे, तुमको तो किसी भी हालत में तो दवाई तो लेना ही पड़ेगा ना सर, मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। तो तुम कितना ही उस प्राइस बढ़ जाएगा वो दवाई का, वो तो तुम लोगे ही लोगे, ठीक है। तो इसके लिए कि भाई ज़रा सा प्राइस में चेंज, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज, तो उसके लिए हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, जो डिमांड है जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो हम बोलेंगे, तो इसमें जो है मोर देन वन है, मतलब कि ये लग्जरीज गुड के लिए है। ज़रा सा चेंज इन प्राइस, बहुत ज़्यादा चेंज इन हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं किसमें, ख़रीदने में, क्वांटिटी में। और इसमें जो है कि भाई ज़रा ज़्यादा भी चेंज कर दो ना प्राइस में, तो फिर भी क्वांटिटी डिमांड में नहीं होता, तो ये लेस देन 1 होता है, इन इलास्टिक होता है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है कि मतलब कि हम लोग ह्यूज रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक होता है, जो लेस देन 1 की बात कर रहा है वो इन इलास्टिक होता है, मतलब कि हम लोग कम ही रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोगों को क्योंकि वो ज़रूरत होता है। और इस ग्राफ में देखिए तो क्वान्टिटी डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल विथ चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब एक ऐसा ये ग्राफ है कि भाई यहाँ पर ही ना मेरे को फ़र्क नहीं, मतलब तुम क्या कर रहे हो कि क्वांटिटी डिमांड चेंज ही नहीं होगा, तुम प्राइस बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, ये नहीं कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो तुम्हारे लाइफ से जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसे तो इसका जो क्या होगा इलास्टिसिटी 0, जैसा कि कैंसर है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग कैंसर पेशेंट है उसका दवाई है, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इन लोगों के लिए तुम कुछ भी कर लो, तो इसके लिए तो कुछ भी तुम कितना पैसा बढ़ा लो क्या होगा, नहीं होगा, मतलब कि हमको लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए 0, ठीक है, 0 इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्स, समझ गए। तो परफेक्टली नॉन रिस्पॉन्सिव, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये चीज़ है हमारा, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पर ही बात किए, ठीक है। 1 लेस देन 1 मोर देन 1, लेस देन ये परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि ज़रा सा प्राइस में ह्यूज चेंज, मतलब प्राइस में ह्यूज चेंज, क्वांटिटी में ज़रा सा चेंज, क्यों नहीं, मेडिसिन हो गया, ये रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब कि लग्जरियस चीज़ आईफोन वाला। और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि ये कुछ भी तरीके का चेंज नहीं होगा, परफेक्टली नॉन रिस्पॉन्सिव, मतलब कि जैसे कि तुम स्टेडियम में सीट बुक कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब नहीं ना बना सकते हो सर, स्टेडियम में 500 अगर सीट है तो 500 होंगे, उससे तुम कुछ भी कितना भी डिमांड बढ़ा लो, कितना भी प्राइस बढ़ा लो, वो 500 सीट भरेंगे ही भरेंगे, और कितना भी कम कर लो कुछ भी कर लो वो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तुम सीट बढ़ा घटा नहीं सकते हो। और एक परफेक्टली इन इलास्टिक जैसे कि ऑयल बैरल, अब दूरी दुनिया ट्रांसपोर्टेशन पर ही चल रही है, अब ट्रांसपोर्टेशन पे चल रही है तो बिना तेल के तो नहीं चलेगी सर, अब तुम तेल का दाम कुछ भी बढ़ाओ तो भाई वो तो इलास्टिक होगा ही ना, कुछ भी चेंज ये करोगे तो होगा ही। अब ये पढ़ो, बाय द डिग्री टू विच द गुड, हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन, किसी इंडिविजुअल गुड का, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस इलास्टिसिटी कैसे हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये चीज़ बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़ नेसेसिटी और लग्जरी, ठीक है, कि वो कितना महत्व है हमारे लिए, ठीक है, क्या इससे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहा है, ओके आगे देख लो, बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, ये देखेंगे कि उसका कुछ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है, तो इससे तो नहीं। द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है, तुम्हारा कितना ग्रोथ है, उससे तुम किसी भी, ये कोई इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन कर रहा है ना कि इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहा है, तो इंडिविजुअल पे तो हमको हम अपने लेवल पे देखना पड़ेगा ना, तो तुम्हारा कितना इकोनॉमिक इनकम ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे ना भाई, तो ये बात तो सही है। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर बजट, ठीक है, अब तुम कोई प्रोडक्ट देने जा रहे हो, कोई लेने जा रहे हो, उसका इम्पोर्टेंस कितना है तुम्हारे लाइफ में, इसके बेसिस पे ना तुम देखोगे, और तुम्हारा बजट कितना है ये चीज़ देखोगे मिला करके, तो ये बात भी है भाई। 3 और 4, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन 4 यहाँ नहीं है, तो सी मारो, ठीक है। एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, नहीं, ये चीज़ डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है।
भाई जिसको पसंद होगा वो तो लेगा ही, उसका सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है उससे क्या मतलब है। मेरे को चाहिए तो चाहिए वही चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए तो भाई वही चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट तो है ना सर, फ़ोन तो है ना, बाकी फ़ोन भी हैं, बाकी कंपनियाँ के भी फ़ोन है, आप नहीं ले रहे हो वो तो डिमांड है। ठीक है, बाई डिग्री टू विच द गुड इज़ नेसेसिटी और लग्जरी। ठीक है, ये भी डिटरमाइन करता है, लेकिन मेरा इनकम भी तो होना चाहिए ना, मेरा बजट भी तो होना चाहिए ना सर। तो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे ये दोनों नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गया। ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल दिया मैं। एक मिनट रुकना। इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन, द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ओह सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इसको फिर से करना पड़ेगा। हाउ इज मैग्नीट्यूड प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन। कह रहा है क्या कि कैसे कैसे प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई भी एक वस्तु के लिए, कोई भी एक वस्तु के लिए कैसे किसी चीज़ का हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि रिस्पांस, यही हम बोले कि कितना रिस्पांस करते हो, तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी हम क्या किया यहाँ, ये बताएं ना सर, लग्जरी वाला। ठीक है, ये लग्जरी वाला बताएं, नेसेसिटी गुड बताएं, और हम क्या हम टिक कर रहे थे, मेरा ध्यान कहाँ था। बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़ नेसेसिटी और लग्जरी, वो कितना सही है, कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज़रूरी है नहीं है, ये डिटरमाइन करेगा, बिल्कुल डिटरमाइन करेगा। ठीक है, प्राइस, ये की चीज़ हम ये खरीदे कि नहीं खरीदे। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिटरमाइन करा। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, मतलब किस हद तक, इस हद तक भी डिपेंड करेगा कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो हम चले जाएंगे दूसरे के साथ, है कि नहीं। अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो हम उसके दूसरे के साथ चलेंगे तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, बिल्कुल ये बात। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ये जो है ये करेक्टली नहीं मैच करेगा। क्यों नहीं करेगा, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ। ठीक है, अब इकोनॉमी में कितना रेट बढ़ रहा है पूरा ऑल ओवर पे, उससे मेरा मेरा पर्सनल का कैसे हो सकता है, कुछ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया ना। ठीक है, 3 को होल्ड डाउन करो। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द इकोनॉमिक्स, गुड इन द कंज्यूमर बजट। ठीक है, तुम्हारा कितना बजट है, ठीक है, और उस बजट के अकॉर्डिंग तुम कोई चीज़ लेते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ लेगे तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही लोगे ना। तुम्हारा 5,000 है और उससे तुम्हारा प्रोडक्ट का 6,000 है, कैसे ले पाओगे, नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई कुछ उस गुड का इम्पोर्टेंस तुम्हारे जीवन में कितना है, और साथ में तुम्हारे बजट में है वो चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग मेरा खसक गया था, क्या कहाँ यार, बाहर में ये लोग हल्ले कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ये हम बताओ, इतना यहाँ हम अच्छे से ये किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, और यहाँ आकर के हम आंसर में गलत कर रहे हैं। लग्जरी पे डिपेंड करेगा, नेसेसिटी पे डिपेंड करेगा, सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है इस पे डिपेंड करेगा, इनकम ग्रोथ कितना बढ़ रहा है ये नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ये बढ़ेगा कि मेरे पास है, मेरी चीज़ वो है कि नहीं है। तो भाई ये 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, मतलब कि इसका आंसर जो है सर सी होगा। ओके, ये यहाँ पर ही अभी भी बताया। इतना एक्सप्लेन करने के बाद कहाँ था मेरा ध्यान, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक बार मैच कर लेना यार, पीछे से इसको देख लेना बढ़िया से। ठीक है, गलती कैसे हो गया मेरा ध्यान का। ठीक है, कोई बात नहीं। बाई एनी थिंग टू बी रिकोगनाइज एज अ मनी इट नीड टू बी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स है। अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को अगर हमको मनी के तौर पे देखना है, पैसे के तौर पे देखना है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए सर। एक्ट एज अ इंटरमीडिएट और द एक्सचेंज प्रोसेस, बिल्कुल हम लोग पैसा कहीं देते हैं और उस पैसे के बदले में कोई सामान लेते हैं, तो ये बात तो है, एक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइस, बिल्कुल एक यूनिट है, एक कोटिंग है कि हम लोग कुछ करते हैं 50 रुपये 10 रुपये हम लोग कोट करते हैं ना प्राइस को, एक यूनिट दिखाते हैं। मस्ट बी ईजिली डिविजिबल, सॉरी, मस्ट बी ईजिली डिविजिबल, बिल्कुल। जैसे 2,000 का हम गए तो छुट्टा दिया ना सर, उसका 500 का दिया, 100 का दिया,
ये सब देता है कि नहीं देता है? तो भाई एक स्टैंडर्ड और वो ईजिली डिवाइडेबल हो अंडर कैसे, स्मॉल डिनोमिनेशन, स्मॉल यूनिट्स में, है कि नहीं, ताकि कोई भी हम ट्रांजैक्शन स्मॉल बिग ये सब ट्रांजैक्शन कर सके। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। हैविंग द हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूज़, नहीं मतलब कह रहा है कि अगर 10 रुपये का जो है 10 रुपये का इस्तेमाल हम किसी शॉप को ख़रीदने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ दूसरा चीज़ खरीदेंगे तो ये 10 रुपये का जो वैल्यू होगा उस दूसरे सामान के लिए चेंज हो जाएगा। मतलब जो 10 रुपये का चीज़ हम गोल्ड खरीदने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसका वैल्यू अलग होगा, और 10 रुपये का जो यूज़ हम सोप खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए कर रहे हैं उसका वैल्यू अलग होगा। ऐसा नहीं है, कोई हायर वैल्यू कोई अल्टरनेटिव यूज़ के लिए नहीं होगा। जो वैल्यू होगा वो हर एक प्रोडक्ट के लिए इक्वल ही होगा। सर 4 गलत है, 4 गलत है, 1 2 सही थे, यहाँ 1 नहीं है, 1 2 3, ठीक है, ओके। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकॉग्नाइज्ड इनविजिबल हैंड बाय द एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के जरिए पूछ रहा है इनविजिबल हैंड कौन है। तो इनविजिबल हैंड जो है, ये जो फ्रेज़ है इनविजिबल हैंड, ये इंट्रोड्यूस किया गया एडम स्मिथ के बारे में सबको जानता है। इस अब वो किताब का नाम क्या था जो किताब में किए थे, द वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब में किया था, ठीक है। और ये कहते हैं, ये इनविजिबल हैंड किसको कहते हैं, मार्केट के मैकेनिज़्म को, क्योंकि मार्केट का मैकेनिज़्म किस पे डिपेंड होता है, सप्लाई डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी पे चलता है ना। तो भाई ये है पी, मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म। कोई भी चीज़ फ्री इकोनॉमिक मार्केट कैसे वर्क करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही करता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि भाई कितना भी दाम बढ़ेगा घटेगा वो एक लेवल पर आकर के ये कर देगा, ठीक है। 92 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहने का मतलब क्या आता है ना, कि कोई भी चीज़ तुम यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ तुम यूज़ करते हो, खाते हो पीते हो, तो उसका जो खुशी है ना, वो खुशी समय के साथ वो कम होता जाएगा। मतलब ये है ग्राफ, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम इस्तेमाल किए, कुछ भी चीज़ तुम खाए, ठीक है, जैसे कि आईफोन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आईफोन अभी लोग लाइन लेकर के खड़े होकर के ले रहे थे, ठीक है। तो इनका जो बहुत ही ज़्यादा भी डिमिनिशिंग, मतलब कि इसका जो है अभी खुशी चरम सीमा पर था, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद अब जो होगा नेक्स्ट बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट सेल में या कुछ होगा, उस वक्त नया आईफोन आ जाएगा। अब वो फिर इसका जो है कम हो जाएगा। मतलब कि इसका जो धीरे धीरे खुशी है यूज़ करने का उस फ़ोन का, वो धीरे धीरे टाइम प्रति टाइम वो कम होता जाएगा। तो मतलब कि जैसे बोल रहा है कि समय के साथ वो चीज़ें कम होती जाएगी। जैसे कि तुमको कुछ चीज़ खाने का मन हो, ठीक है, खाने का मन हो, और वो खाने में वो पहली बार खाए, दूसरी बार खाए, तीसरी बार खाए, मज़ा आ रहा है, लेकिन हर एक अगली बार में वो चीज़ घटता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। हम लोग बचपन में किताब लेते थे, जब हम लोग किताब क्या, जब 5 6 में हुआ करते थे, 4 में होते थे, तो जब पापा न्यू बुक्स स्कूल के लिए लेकर के आते थे ना स्कूल से, तो भाई उस वक्त बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही लगता था कि सारा किताब आज ही पढ़ जाएँ। उसमें पूरे अच्छे तरीके से कवर करना अच्छे से, और नेक्स्ट ऐसे लगता था हर कुछ पढ़े। लेकिन क्या है, साल भर पढ़ना होता था, धीरे धीरे कभी बुक खुलने भी नहीं लगता था। तो इस तरीके से होता है। तो कभी कभी जो खुशी है, मतलब कि खुशी समय के साथ कम होते जाता है, यही होता है। तो इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि तुम कुछ चीज़, वही चीज़ जितना भी अभी हम समझाएं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम यूज़ कर रहे हो। होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है, बाकी चीज़ें फिक्स्ड है। अ पॉइंट इज रिच्ड बियॉन्ड विच, तो एक पॉइंट के बाद वो क्या रीच कर जाएगा, तो सर जो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी डिमिनिश्ड, मतलब कि उसके बाद का जो खुशी है वो ख़त्म होने लगेगा, मतलब वो चीज़ें ख़त्म होगा। और ये जो है जो जो हम कह सकते हैं, ये एजम्पशन हम किसके बेसिस पे बना सकते हैं, कि जैसे कि एक अगर हम इकोनॉमिक के टर्म में समझो, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटेन, ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खर्च करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स पे, ठीक है, बाकी चीज़ कांस्टेंट रख के, तो एक ऐसा पॉइंट पहुंचते हैं जहां पर वो उस पॉइंट को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि एक फैक्टर, मतलब एक पोजीशन तो होगा ना सर, यहाँ पर ही हम जहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद जो है ना एवरेज अगर हम निकालें, तो फाइनली एक लेवल तक पहुँचेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है, वो डिमिनिश करने लगेगा। इकोनॉमिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक में, तो यहाँ एक मार्जिनल प्रोडक्ट के तौर पे हम कहेंगे, तो उसके बाद वो डिमिनिश होना चाहिएगा। अब ये डिमिनिश होने के पीछे का रीज़न होगा, अभी हम बताए थे कि कोई भी चीज़ में अगर हम पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोग को आगे जाना है, तो इसमें तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, टाइम बढ़ा लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, क्वांटिटी बढ़ा लो, यही करना होगा। तो भाई अगर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि उसका इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए कह रहा है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहले तो हम लोग कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में, और साथ में शॉर्ट टर्म रन के लिए एप्लीकेबल होता है कोई भी चीज़ें, खुशी तो हमको शॉर्ट टर्म में ही मिलता है। द आउटपुट जो मेज़र कहते हैं वो टर्न्स में होता है कि नहीं। हम लोग इकोनॉमी में जब टर्न करते हैं फिजिकल यूनिट्स होता है, बड़े बड़े टर्न्स में हम लोग करते हैं, और जितने भी यूनिट्स होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ऑफ प्रोडक्शंस के, और सारे एक लाइन में होते हैं, होमोजीनस होते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक के टर्म में होता है। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो, मतलब ये तुम टेक्निकल वाला में मत जाओ, ठीक है। जो हम शुरुआती में समझाएं वही जाओ, अगर टेक्निकल में जाओगे तो उलझ जाओगे। शुरुआती में लेमैन की तरह समझो, तो लेमैन में सी मारो, ठीक है, क्योंकि मोर ज़्यादा टेक्निकलिटी मोर कॉम्प्लेक्सिटी। आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स परफेक्टिवली कम्पिटिटिव फॉर द फर्म इलास्टिक। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। क्या करें? एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? अप एंड डाउन्स बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब क्या बोल रहा है इसमें? पूछा क्या है? नॉट कर्व, नॉट करेक्ट पूछा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये बात तो सही है ना। एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स परफेक्टिवली कम्पिटिटिव फर्म्स आर परफेक्टिवली इलास्टिक। अब परफेक्टिवली इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्स, तो एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा कम्पिटिटिव में, तो ये तो भाई रिस्पॉन्स करेगा ना सर। परफेक्टली रिस्पॉन्स तो हम नॉट नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये बात सही है, ये बात सही है। नॉट को मेरे को ढूंढना है, ओके। इसमें देखो, इन लॉन्ग रन कम्पिटिटिव फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। भाई सही बात है। लॉन्ग टर्म अगर कम्पिटिटिव फर्म में जाएं हम, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद जब हम मार्केट में आते हैं तो भाई हम लोगों के पास बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद एक समय के बाद हम लोग जो अर्न करते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। कोई भी अगर नया, हम लोग ऐसा एक लेमैन की तरह समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर अगर हम लोग जनरल में अगर कोई दुकान भी खोलते हैं ना, तो दुकान जब न्यू खुलता है, ओपनिंग होता है, तो उसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, मालूम, बहुत ज़्यादा जाते हैं, है कि नहीं। तो उस वक्त तो उसका प्रॉफिट होगा, वो थोड़ा शायद कम रेट में भी सब चीज़ों को बोल रहा होगा, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे सब यूज टू हो जाएंगे तो इसका भी वैल्यू घट जाएगा, तो उसमें क्या होगा? एक नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेगा। तो ये बात भी सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है। द इक्विलिब्रियम इन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म में राइजिंग, फॉलिंग और कॉन्सेंट। देखो यही वाला बात, ये वाला और ये वाला कन्फ्लिक्ट हम ये कर रहे थे, ठीक है। ये आगे पीछे, ये बात सही ना कि इक्विलिब्रियम जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मोनोपोली में, ठीक है, अच्छा कम्पिटिटिव तो नहीं है, मोनोपोली फर्म में ये राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, और कॉन्स्टेंट भी, मतलब कि उठ भी सकता है, गिर भी सकता है, और कॉन्स्टेंट भी रह सकता है सर, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन जो ये देखो, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इच अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, मतलब ये बात सही होगा, या तो डी सही होगा या तो बी सही होगा। अब हम जब कह रहे हैं कि बी सही होगा कि भाई कभी गिर भी सकता है, कभी उठ भी सकता है, कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, और इसमें क्या कह रहा है कि अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो ये कैसे हो सकता है सर, ठीक है। तो नॉट करेक्ट बोला ना, तो बी, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। 94, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। अब जीरो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्यूट नो चेंज ऑफ डिमांड। बिल्कुल सही, यही वाला तो अभी हम यहाँ पर देखे, यही ना था सर। इन दिस ग्राफ ओनली डिमांड डज नॉट, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विथ चेंज एट ऑल विथ चेंज इन प्राइस। प्राइस भी बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, नहीं चेंज होंगे, मतलब नहीं चेंज होंगे, ठीक है। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लग्जरियस है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए, ठीक है। तो पूछा था जीरो प्लास्टिक ऑफ डिमांड मीन्स, बता दिए। अकॉर्डिंग टू द सिंपल केंसिनियन थ्योरी स्लोप एग्रीगेट कंजप्शन कर्व अगेंस्ट द इनकम इज। इसका जो है कि
क्या बोल रहा है, केन्सियन थ्योरी। तो इसमें जो एग्रीगेट कंजम्पशन कहने का मतलब है, एग्रीगेट का तो कहने का मतलब इकोनॉमी में होता है टोटल। तो टोटल कंजम्पशन कर्व जो होगा अगेंस्ट इनकम ईच, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पीपल के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा कि नहीं करेगा, मानते हो? ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्चा करेगा, कम पैसा है तो कम खर्चा करेगा, यही ना होता है सर। एक मिनट रुकना, है ना। तो मतलब कि ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा खर्चा, चाहे वो सर्विस खरीद रहा हो चाहे गुड्स खरीद रहा हो, कुछ भी होगा। तो अगर कंज्यूमर्स गुड्स और सर्विस को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एक, तो क्या होगा, इकोनॉमी तो इंक्रीज़ करेगा ना सर। और अगर कम खरीद रहा है तो इकोनॉमी डाउन करेगा। तो जो अगर हम लोग एग्रीगेट टोटल कंजम्पशन की बात करें, ठीक है, तो ये अगेंस्ट चल जाता है नेशनल और स्ट्रीट लाइन शोइंग डायरेक्ट रिलेशन, किसके बीच में, नेशनल और कंजम्पशन के बीच में, कि भाई आपका अगर इनकम बढ़ रहा है तो आप एक्सपैंड भी ज़्यादा कर रहे हो, तो भाई नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट एक लाइन शो नहीं कर रहा है कि आपका इनकम बढ़ रहा है आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, आपका इनकम घट रहा है आप कंजम्पशन कम कर रहे हो, बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसका जो अगर हम स्लोप की बात करें, अगर इसका हम स्लोप बनाने की कोशिश करें तो इसका स्लोप जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। डायरेक्ट रिलेशन इसका जो अगर निकालें हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली है ना लिंक। अगर डायरेक्टली लिंक नहीं रहता तो दिक्कत होता, ठीक है, डायरेक्टली लिंक है तो मारो ए पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग कहने का मतलब है कि भाई तुम्हारा सीलिंग मतलब छत, उससे ऊपर तुम्हारा छत का जो मतलब तुम्हारा रूम का जो ऊपर वाला है उससे ऊपर तो तुम नहीं जा सकते हो ना कुछ भी करने के लिए भी। तो मैक्सिमम जो चीज़ें कहीं लिखा होता है ना कि इससे ऊपर नहीं जाना है, तो वही तो जो कहते हैं जो प्रिंटेड चीज़ होता है ना, प्राइस प्रिंटेड ऑन द बिस्किट या कोई भी चीज़ में होता है जो MRP लिखा होता है कि भाई इससे ऊपर तो नहीं जाना, तो वो सेलिंग ही होता है, सेलिंग लिमिट। तो ये चीज़ ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कैन ग्रोवर्स नहीं, मिनिमम इज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रिंटेड चीज़ होता है, ठीक है उसी। तो प्राइस सीलिंग यहाँ देखे, एक चीज़ होता है प्राइस फ्लोरिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन आगे भी आएगा प्राइस फ्लोरिंग। तो प्राइस फ्लोरिंग मतलब कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इससे नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते हो। सीलिंग कि भाई आप इससे ज़्यादा खरीद ले नहीं सकते हो, और MRP कि आप मतलब MRP हुआ ना ये पैक्ट पे बिस्किट पे पैक्ट पे लिखा हुआ है, तो MRP कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो वो प्राइस सीलिंग। अब एक प्राइस फ्लोर होता है, प्राइस फ्लोरिंग जो ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि भाई आप क्योंकि गवर्नमेंट सेट कर दिया है कि इस चीज़ का दाम इतना होगा तो आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो नीचे नहीं जा सकते हो, तो वो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रिगार्ड टू एन इकोनॉमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। अब यही चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कितना समझाएं वहाँ पर ही, ठीक है। अब यहाँ हम एक एक चीज़ को हम कैसे समझाएंगे फिर से, तो वहाँ पर जा कर के समझो, आराम से समझो, और यहाँ पूछ रहा है जो वो बताओ। तो विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा सही है विथ रिगार्ड टू इकोनॉमी को ध्यान में रखकर में, किसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर में। द इकोनॉमी हैज़ टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कम्युनिटी। जो वहाँ उल्टा पूछा था नेगेटिव में, वही बात यहाँ है ना, वही बात कि भाई अगर यदि आप क्या करना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो किसी भी चीज़ एक चीज़ का प्रोडक्शन को, ठीक है, तो दूसरे प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। मालूम कि इकोनॉमी हैज़ टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। टाइम है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, तो अगर एक को बढ़ाना है तो एक को चीज़ करना है। वहाँ जा कर के देखो यही चीज़ तो अभी वहाँ हम बताए थे, है कि नहीं, और करेक्ट पूछा था सर, मतलब उसका मतलब ही पूछा था, तो ये बाकी चीज़ थोड़ा सा टाइम इशू है इसलिए बाकी ऑप्शंस नहीं कर रहे। नेशनल इनकम NI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अकाउंट्स, पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज, मतलब नेशनल इनकम को डिफिनेशन पूछ रहा है, पर्सनल इनकम का डेफिनेशन पूछ रहा है। इसका शायद हम कहीं लगाए थे, ये हट गया क्या, चलो कोई बात नहीं, हट गया तो यहाँ से डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। तो सर नेशनल इनकम क्या होता है, एक ब्रॉडर लेवल पे हम लोग देखते हैं इसको, इकोनॉमी मेज़र करते हैं ना, ठीक है, पूरा इंडिया का कंट्री का। पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल लेवल पे। नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम
इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो इनकम हो रहा है किससे, वेज से, सैलरी से या फिर कोई अदर इनकम से, उसको, प्लस में जो पेमेंट किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को, किस फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, ठीक है। प्लस में जो इनकम रिटेन किया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से, ठीक है, किस मामले में, डेप्रिसिएशन हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो एडजस्टमेंट, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर इंटरेस्ट होता है, ये सब कुछ, तो ये होता है नेशनल इनकम, ठीक है, ये होता है नेशनल इनकम। अब पर्सनल इनकम की क्या बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ कहीं देखा हो, ये कहीं लिखा हुआ मिल रहा है क्या, नेशनल इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, नेट इनकम मतलब कि टैक्सेस दे करके, ये बोला ना टैक्सेस, तो टैक्सेस दे करके, सब्सिडीज़ मिल करके, कंज्यूमर मिल करके, कॉर्पोरेट टैक्स का माइनस कर दो क्योंकि डिप्रिसिएशन और प्रिसिएशन कुछ भी हो रहा है, और ट्रांसफ़र ऑफ द पेमेंट टू द हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेमेंट के लिए, तो नेशनल इनकम तो यही है। पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम में होता है कि भाई नेशनल इनकम से ना माइनस कर दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स का, माइनस जो पेमेंट सोशल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है वो चीज़, फिर माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस गवर्नमेंट का जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसको ऐड कर दो, बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड कर दो, और जो नेट इंटरेस्ट पेड किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए, वो नेट इंटरेस्ट मतलब कि जो तुम टैक्स दे रहे हो वो ऐड करो, बाकी सब्सिडीज़ घटा दो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये थोड़े से 98 का ये, ठीक है। मल्टीप्लायर विल लोअर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीप्लायर विल बी लोअर विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कैसे मल्टीप्लायर लोअर होगा, कैसे कम हो सकता है, ये बताओ। अब क्या बोल सकता है, मल्टीप्लायर हम किसको कहते हैं ये पहले जानो, मतलब मल्टीप्लायर मतलब कि इंक्रीज़, किस में, हमारा जो फाइनल इनकम होता है ना उसमें इंक्रीज़ होना, ठीक है, कहाँ से, तो कहीं से आ रहा होगा पैसा, इंजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, कहीं से भी तो पैसा आ रहा होगा ना भाई, उसी से हमारा होगा, चाहे वो हम कमा रहे हो, चाहे से कहीं से आ रहा हो। तो जो मल्टीप्लायर है ना वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ये पहले देख लो कि भाई हम डिसीजन कहाँ ले रहे हैं, कहाँ हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं, कितना सेव कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो इसी के साथ एक छूटता हुआ टर्म आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब होता है कि हम कितना सेव कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेव, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल। अगर सेव कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे, अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंज्यूम, और सेव का सेव, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये बताओ, तो कंज्यूम का मतलब अभी तो बताएं, MPC हाँ से, इसको कि भाई हमारा पैसा, हमारा इनकम राइज हो गया, तो अब हमारा राइज हो गया तो हम स्पेंड कहाँ करेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, वहाँ करेंगे, तो कंज्यूम कर रहे हैं क्या, गुड सर्विस, यही से करेंगे, तो हम ज़्यादा पैसा कंज्यूम में ये करेंगे, खर्च करेंगे, सेविंग क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। अब सेविंग कम हो जाएगा तो मतलब क्या, MPC अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम अगर हाई हो रहा है तो क्या दिखेगा कि भाई इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन में, और अगर कंजम्पशन में इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है। और इसका वाइस वर्सा कर लो, अगर MPC में हम खर्चा कम कर रहे हैं तो मतलब सेविंग हमारा ज़्यादा हो रहा है, और सेविंग जब ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, नहीं कंज्यूमर में ज़्यादा दिखेगा, जब हम ज़्यादा ये करेंगे, स्पेंड करेंगे तब, तो लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ज़्यादा दिखेगा, मतलब कि हम सेव जब ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर लोअर MPC जो है जब हम कम करेंगे तो सेविंग ज़्यादा दिखेगा, तो उससे जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा कि ये पैसा सेव कर रहे हैं, तो कहाँ सेव कर रहे हैं, बैंक में करेंगे, तो बैंक दूसरे को लेंडिंग करेगा, बैंकिंग हैबिटेट बढ़ेगा, ये चीज़ हम लोग पिछले में देख चुके हैं, और जब बैंकिंग हैबिटेट दिखेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। The National Green Tribunal set up to the deals with the expedition disposal of the cases relating to the environmental protection was set up under the, कौन से प्लान में NGT को सेटअप किया गया था सर, तो NGT हम तो जानते हैं NGT एक्ट के जरिए 2010 में लाया गया था, और 2010 अगर देखो तो वो समय चल रहा था अपना 11th 5 ईयर प्लान का, है कि नहीं,
और ये जो 11 NGT सेट किया गया था, इसलिए सेट किया गया था ताकि जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन दिया जा सके, कंजर्व किया जा सकते किसी इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसका 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इफ़ द फार्मर्स लोन्स आर वेब्ड इन इंडिया, हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कह रहा है अगर यदि फार्मर का जो लोन है उसे वेब्ड कर दिया जाएगा, मतलब कि हटा दिया, ख़त्म कर दो, तो कैसे ये अफेक्ट कर सकता है एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ये बात पूछ रहा है सर, ठीक है। तो अगर फार्मर लोन को वेव करते हैं तो कैसे, तो पहला बात पहले देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट कंजम्पशन पे। क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर का वेल्थ में इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि लोन तो हम फार्म लोन वेव कर दे रहे हैं ना सर, इसलिए। उसके बाद अगर देखें पब्लिक सेक्टर में क्या है, तो पब्लिक सेक्टर में पड़ेगा कि यहाँ पर भी चेंज दिखेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में चेंज दिखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट इंक्रीज इन अ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसका नेट वेल्थ बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ही दिखेगा। पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट वे चेंजेस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, बिल्कुल ये बात भी सही है, दोनों में ही दिखेगा। क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट वी हायर बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्राउडिंग इसलिए दिखेगा, क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट इसलिए दिखेगा क्योंकि भाई ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट से, है कि नहीं, ये भी। और क्राउडिंग इन इनके साथ में जोड़ दो तो इसमें दिखेगा क्योंकि हम ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं बैंक से, और जब ये होगा तो बैंक का NPA बढ़ेगा, NPS गिरेगा, तो ये भी है, ये भी है, मतलब इसका बी, तीनों चारों। अब विच वन ऑफ द इक्वल टू द पर्सनल डिस्पोजल इनकम, वहाँ अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे पर्सनल इनकम, यहाँ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज़ टू स्पेंड और सेव आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड। तुम्हारा पैसा एक्स था, तुम्हारा इनकम इतना था, तो इनकम से जो है टैक्स को हटा दिए तो वही बच गया तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पढ़ो, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द हाउस होल्ड एंड द मिसलेनियस फीस एंड एटसेट्रा। यहीं मारो। प्राइवेट इनकम क्या नहीं, प्राइवेट इनकम के बारे में पूछा है क्या, पर्सनल डिस्पोजल इनकम पूछा है। प्राइवेट इनकम से टैक्स माइनस कर दे, पर कैबिनेट सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्सेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड इनकम नहीं, पर्सनल इनकम ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मैं जितना मेरे पास बच गया है सब कुछ खर्च उर्च कर करके अब जो है वो ही मेरा डिस्पोजेबल इनकम है कि नहीं, समझे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। When a fall in a price, commodity reduces total expenditure and rise in a price increase it. Price elasticity of a demand will be, क्या होगा बताओ। जब मोर हो तो किस चीज़ पे बात किए थे सर, लग्जरियस चीज़। जब लग्जरियस नहीं, जब नीड हो, ठीक है, यहाँ लिटिल भी चेंज होगा, हाई भी, मतलब हाई चेंज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी लिटिल चेंज दिखने के लिए मिलेगा। तो ये इसी का तो बात कर रहा है कि फॉल इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी का प्राइस अगर घटा दिए, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में रिड्यूस देखने के लिए मिलेगा। और अगर अगर राइज कर दिए प्राइस में, इंक्रीज़ हुआ, तो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या होगा, ठीक है। तो ये इसी का तो बात कर रहा है, ये वाला देखो, रिलेटिवली इनलास्टिक्स, ठीक है ना, इसलिए वहाँ टाइम दे करके हम अच्छे से कर रहे थे। वहाँ जा करके देखो, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फ्रॉम अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज़ नॉन एज, अरे मार्जिनल वाला अभी तो बताया सर कि भाई क्या कह रहा है, रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड, एक मेरे पास कोई गुड था एक्स, इसी को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन भाई सेटिस्फेक्शन कम नहीं होना चाहिए, जैसा खुशी हमको यहाँ मिल रहा है वैसा खुशी उसमें भी मिलना चाहिए, तो उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहाँ डिमिनिश वाला बात किया था कि घटते जाएगा, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। भाई यही का क्वेश्चन लंबा चौड़ा घुमा फिरा के भी पीछे था, जिसमें हम पूरा लंबा चौड़ा ज्ञान दिए और क्या किए, ऑप्शन को गलत इंटरप्रेट करके आंसर को भी गलत टिक किए थे। पीछे वाला में जो लंबा चौड़ा उतना ज्ञान दिया उसके बाद यही चीज़ था ना यहाँ पर ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड तो डिमांड कैसे होगा, प्राइस का कमोडिटी देखने पर भी होगा, कमोडिटी का प्राइस कितना है, मेरा औकात से है कि नहीं है नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड का कितना दाम है, कंज्यूमर का इनकम कितना है, कमोडिटी कितना है। भाई यही सेम क्वेश्चन था कि नहीं, जिसमें अभी हम गलती किए रहे थे यहाँ पर ही, मालूम यही चीज़ ना था। ध्यान से पढ़ो, ठीक है। माफ़ करना यार, ये उस वक्त ध्यान कहाँ मेरा भटक गया था इधर, इसके वजह से हम यहाँ पर इसको 3-4 कर रहे थे, ठीक है। तो 3 तो था ही नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, तब अब ध्यान जब नहीं रहा ना तब, तो इसका तीनों ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं इन्फ्लुएंस करेगा क्वांटिटी डिमांड का। ठीक है, मतलब डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। गुड्स का ओन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड देख लो, और देख लो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। अब देखो तुम कोई चीज़ खरीद रहे थे, तुम्हारे पास कोई चीज़ था, प्रोडक्ट था, मार्केट में कोई चीज़ खरीद रहे थे, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो भाई गुड का प्राइस कितना है, कम है, बेसी है, ज़्यादा है, क्या है, तुम्हारे पास कैसा पैसा है, नहीं है पैसा है, करेगा कि नहीं करेगा, ये तो इन्फ्लुएंस करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसके साथ में अभी कोई सामान लो, उसके साथ में तुमको ये भी लेना पड़ेगा, एक्स ले रहे हो, एक्स के साथ वाई भी लेना पड़ेगा, और वाई का दाम इससे एक्स से भी ज़्यादा है, तो तुम में डिपेंड करेगा कि भाई पैसा है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, मतलब इन्फ्लुएंस तो करेगा सर। प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड का भी, अरे हम एक्स ले रहे थे, एक्स का 100 रुपया बता रहा है, अरे वाई सेम जैसा काम करता है, सेम फंक्शन है, सेम स्पेसिफिकेशन है, ये तो 80 रुपया में ही दे रहा है, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, सेव हो रहा है यार 20 रुपया। तो प्राइस ऑफ इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, अब हम प्रोडक्शन लेवल का नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, प्रोडक्शन लेवल पे फॉर्म्स और यही चीज़ कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसके बीच का सारा ऐड होकर के हम लोगों को फाइनल जो प्राइस मिलता है वहाँ पर ही हम लोग का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ से हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तुम क्या कर रहे हो प्रोडक्शन लेवल पे वो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, कैसे तुम कितना कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा मार्केट जिसमें बायर्स बहुत ज़्यादा हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, मतलब एक जैसा नहीं हो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बिल्कुल, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर बिल्कुल, बैरियर टू एंट्री नहीं है, अभी बैरियर टू एंट्री का बात नहीं की, कोई भी घुस सकता है, ठीक है, बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। होमोजीनस प्रोडक्ट होता है क्या, तो होमोजीनस प्रोडक्ट नहीं, एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होगा, अलग होगा तभी तो मोनोपोलिस्टिक होगा। अगर होमोजीनस होगा, ये दुकानदार एक्स बेच रहा है, ये एक दुकानदार एक्स बेच रहा है, ये दोनों एक्स बेच रहा है, तो ये बोलेगा हम 100 रुपये में दे रहे हैं, ये बोलेगा 120 रुपये में दे रहा है, ये बोलेगा हम 80 रुपये में दे रहे हैं, तो काहेला इन लोग के पास जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे ना हम, तो इसलिए डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। अब जो एक्स इसके पास है, जो वाई इसके पास है, जो जेड इसके पास है, ये जिसके पास जितना पैसा लेगा, ये जितना पैसा लेगा, सब देना पड़ेगा, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, हाँ होता है। बायर सेलर बहुत होते हैं 1 and 2, ठीक है। 108 विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही ना होता है कि प्राइवेट ओन होता है, यही मानते हो नहीं, जो भी चीज़ें मार्केट जो रन किया जाता है, ठीक है, उसमें जो ज़्यादातर किसका हाथ रहता है, ये प्राइवेट लोगों का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ही क्या बोल रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो देयर इज़ अ जनरलाइज्ड कॉमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज़ अ मार्केट वैल्यू। बिल्कुल, एक कॉमोडिटी होता है, उसका प्रोडक्शन जो कॉमोडिटी का प्रोडक्शन होता है, एक जनरलाइज्ड वैल्यू भी होता है उसका, मार्केट में उसका कुछ वैल्यू, ठीक है, ये बात तो सही है सर। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ गुड सर्विस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सचेंज के लिए, ठीक है, मार्केट में, और इन सब का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करता है मार्केट में,
मार्केट में कैसे, तो सप्लाई ऑन डिमांड के चेन के बेसिस पे। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इन अ प्राइवेट हैंड, यही बात तो हम बोल रहे थे अभी, ठीक है। फैक्ट्रीज, मशीनरीज, प्रोडक्टिव एसेट्स, कुछ भी है, सब कुछ किसके जरिए, प्राइवेट, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ नॉट पूछा है तो आंसर ये नहीं है, अभी नॉट वाला में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आंसर पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। आंसर, इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल, तो ये बात भी सही है, कितना डिमांड सप्लाई चल रहा है उसी के बेसिस पे तो चल रहा है कि नहीं। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग सपोजली रेशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन का बात कर रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमको इस सोशलिस्ट तरीके से जा रहा है, सोशलिज्म के तरीके से जा रहा है, हैं? क्योंकि ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि प्लान करके हम कोई चीज़ों कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन कैसे कर रहे हैं ये सब, तो ये तो सोशलिस्ट बात कर रहा है, कैपिटलिस्ट का नहीं है। तो नॉट पूछा था, इसी को मारो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग द आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर एट अ कॉमन प्राइस। डिफरेंट ईयर, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या होना है, बेस ईयर होता है ना, इसे ही बेस करते हैं ना सर, इवेल्यूएट किस में करते हैं, मार्केट प्राइस को कुछ बेस ईयर के साथ करते हैं, है कि नहीं। यहाँ क्या कर रहा है, डिफरेंट ईयर एट अ कॉमन प्राइस, नहीं, बेस ईयर को तो लेना पड़ेगा। नॉट करेक्ट पूछा था, यही मारो, आगे बढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, ठीक है भाई, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, अभी भी देख कर क्या है, एक्ट एज अ स्टोर वैल्यू, कुछ वैल्यू रखा है, अगर कोई कागज़ को टुकड़ा है वो उसमें 10 लिखा है तो 10 है, वो अगर 20 लिखा है तो 20, अगर उसमें 100 है तो 100 है, 20 रुपये का वैल्यू वो रखता है। 20 रुपये का वैल्यू मतलब जाकर के अगर 20 रुपये का चीनी लेना है, नमक लेना है तो वो देगा। यूज़ द यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल। यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ये नहीं है सर, नॉट पूछा था फंक्शन, ये नहीं है। कुछ रेगुलेटिंग कंजम्पशन को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते सर, मनी इज़ नॉट यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ठीक है। और डायरेक्टली ये इसका कोई लिंक भी नहीं है, ठीक है, कंजम्पशन से नहीं है कि पैसा हम मार्केट में घटा देंगे, ठीक है, ये हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली कान को क्यों पकड़ रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली कान को क्यों पकड़ रहे हो। द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट पोटेंशियल ऑफ जीडीपी इज नोन एज, सर क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना कि एक ऐसा सिचुएशन है वेयर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी फॉल्स, रियल जीडीपी ये था, ठीक है, ये फॉल कर गया, कहाँ से, शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज, मतलब यहाँ था, यहाँ था, ये रियल जीडीपी, ये पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल मतलब कि जिसका उसका एक्चुअल कैपेसिटी वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन उससे फेल है, तो उसे हम रेसेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, रेसेशनरी गैप, या उसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी गैप के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तभी होता है जब कंट्री का रियल जीडीपी कम हो जाता है, ठीक है, कंट्री का रियल जीडीपी कम हो जाता है, किससे, जीडीपी एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पोटेंशियल जितना था उससे कम हो गया है, तो उसी को ही हम कहते हैं रिसेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप ज़्यादा बढ़ गया भाई, इक्विलिब्रियम लेवल का जो रियल जीडीपी था वो पोटेंशियल से भी ज़्यादा था, ये पोटेंशियल था और पोटेंशियल से भी ऊपर हो गया, तो वो हो गया डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ गया कि भाई लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है, जब इन्फ्लेशन होता है तो कैसे, एक मतलब कह सकते हैं ना, इन्फ्लेशन हम बढ़ा दिए ज़्यादा डिमांड करके, ठीक है, तो वो एक डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई साइड की सप्लाई ही ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है क्या, अच्छा ठीक है, 10-15 मिनट लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड ऑफ कर्व कमोडिटी, ये चीज़ें वहाँ पर ही बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रहा था सर, जहाँ से हम अपने नोट्स को अभी कर रहे थे, ठीक है। तो जब चेंज इन प्राइस करेंगे ना तो अलॉन्ग द कर्व ही वो मूव करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वहाँ बताए थे कि बेस्ट अल्टरनेटिव गॉन, ठीक है, इसी को कह रहे थे। एक मिनट रुकना, फिर से कुछ गलती नहीं ना कर रहा, ठीक है भाई। 13 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बता, तो बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ गिवन अप, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब एक मिनट रुकना, हाँ, the working of the price mechanism in the free market economy refers to which one of the following, ठीक है, कह रहा है वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म कहाँ पर ही,
फ्री मार्केट इकोनॉमी में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई कि हम लोग प्राइस मैकेनिज़्म का बात करें तो प्राइस मैकेनिज़्म जो है लॉ एंड डिमांड के सप्लाई पर नहीं चलता है ना। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो भाई, और अगर डिमांड कम है तो चेंज प्रॉब्लम होगा। इन फ्री इकोनॉमी अगर देखें तो जो भी गुड्स और सर्विस जो है ये दोनों ही कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है, डिमांड कितना है, इस पे प्ले कर रहा है। अगर डिमांड अगर प्रोडक्ट का हाई होगा तो उसका जो सप्लाई होगा वो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और प्राइस मतलब कि डिमांड कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ऐसे ही करो कि सप्लाई जो है ज़्यादा हो गया है डिमांड से, तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। ये जनरल लॉ है भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इसी के ऊपर ही चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द इकोनॉमिक मॉडल इज़ नॉट करेक्ट। सारे इकोनॉमिक मॉडल पढ़ चुके हो, है कि नहीं? पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। दे इन्वॉल्व द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इकोनॉमिक मॉडल का काम क्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो भाई इकोनॉमिक मॉडल का काम होता है सिंप्लीफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का, ये बात सही है, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट है। दे रिप्रेजेंट द होल पार्ट ऑफ द थ्योरी, रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉट पूछा है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू द इक्वेशन, ओनली थ्रू द एक्सप्रेशन नहीं, थ्योरी, ग्राफ्स, इक्वेशन सब कुछ होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्बल फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्शंस होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। ये ओनली क्यों बोल रहा है? गलत है वो। द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल डिमांड कर्व, अगर नॉर्मल डिमांड कर्व है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नॉर्मल डिमांड कर्व मतलब कि भाई इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड घट जाएगा, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ नेगेटिव, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइस फ्लोर, यही उस वक्त हम बोले थे ना, प्राइस सीलिंग उस वक्त बताए थे, प्राइस फ्लोर यही कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इसके नीचे तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है, इतना तो तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अब इसके लिए मैं ना कुछ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा तो मैं ये ले करके आया हूँ, ठीक है। वे अब देखो इधर नहीं ना है कुछ इसका, नहीं। अब देखो पहले टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इनके रिलेशनशिप को समझेंगे। टोटल यूटिलिटी कहने का मतलब होता है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का मतलब है यूज़, और हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरे को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम कुछ भी ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विस तो उसको हम लोगों को कंज्यूम करने के बाद एक अच्छा पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, टू टोटल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एडिशनल सर्टिफिकेशन। मार्जिनल मतलब कि जैसे कि हम एक्स ले रहे थे, हम सेटिस्फाइड थे, इसने थोड़ा सा एक्स प्लस ले लिए, ठीक है, एक्स और प्लस ले लिए, एक और प्लस ले लिए, तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमको, जो एक और मोर यूनिट ऐड करने से, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, टोटल और मार्जिनल के बीच में अगर रिलेशन की बात करो तो अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव होगा। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ज़्यादा यूनिट तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव। मैक्सिमाइज द टोटल यूनिटी, 0 मार्जिनल यूनिटी, ठीक है। अब डिक्रीजिंग द टोटल यूटिलिटी, नेगेटिव। अगर टोटल डिक्रीजिंग कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी को तो नेगेटिव हो रहा है। अब इसका ना यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है ना, इसका ऑप्शन पूछो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, marginal and the average utility are equal to each other, marginal and average utility are equal to each other। मैक्सिमम के टाइम क्या है? 0 मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये इक्वल क्यों बोल रहा है? नॉट करेक्ट तो यही हो गया ना सर। बाकी यहाँ से सब मिला करके देखना, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व कहने का मतलब होता है ना सर कि जो है ना, समझ ही लो यार ये थोड़ा सा। इनडिफरेंस कर्व जो है ना वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक तो इक्वल यूटिलिटी मतलब कि हैप्पीनेस, वही कि हर एवरी सिंगल पॉइंट पे सिंगल इंडिफरेंसेस होता है, कर्व का रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशन के, किनके? 2 गुड्स के, चाहे वो बुक्स हो गया, डाउटनट्स हो गया, एंड गिव्स द कंज्यूमर द सेम टोटल सेटिस्फेक्शन। अलग अलग चीज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऐसा है
ये मैं यूज़ किया, ये मैं यूज़ किया, सेटिस्फैक्शन ये भी उतना ही दे रहा है, सेटिस्फैक्शन ये भी उतना ही दे रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफर द कॉम्बिनेशन और हायर इंडिफरेंस कर्व फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज दे ऑफर द ग्रेटर टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड दस हायर द यूटिलिटी। वो हर एक चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन, लेकिन इन दोनों को मिक्स कभी नहीं करता है, ठीक है। ट्रेड ऑफ, डाउनवर्ड स्लोप एंड indifference curve shows that maintain the same level of satisfaction consumer must decrease the quantity of one good if they increase the quality of the other। यही बात तो वहाँ पर ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में बात है कि अभी एक बढ़ाओगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का है इंडिफरेंस कर्व का, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो लेफ्ट टू राइट होगा। ये दिखा रहा होगा कि भाई क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है वन गुड में, वन गुड के इंक्रीज में रिक्वायर है कि डिक्रीज़ करना होगा दूसरे को ताकि कांस्टेंट मेंटेन रहे यूटिलिटी। फिर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब सबका अलग अलग होगा भाई। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, मतलब अलग अलग दिखेगा, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, सबका अलग अलग ओरिजिन होगा। नॉन इंटरसेक्टिंग, वही बात है कि कट नहीं करेगा। हायर कर्व इज इक्वल टू मोर यूटिलिटी, मतलब यहाँ तक जा रहा है तो वो ज़्यादा यूटिलिटी दिखा रहा है, ये देखो ये ज़्यादा यूटिलिटी, ठीक है। तो यही सारी चीज़। टू डिफरेंस कर्व कट ईच अदर, फिगर में कहीं दिख रहा है क्या कट कर रहा है, तीसरा तो नहीं होगा, ठीक है। पूछा क्या है, एक करेक्ट ही पूछा ना, हाँ ठीक है, तो फिर करेक्ट ही पूछा ना भाई, हाँ ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, 3 को हटा दिया, इनडिफरेंस कर्व आर द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल कन्वेक्स ही तो है, ये दिख रहा है कन्वेक्स। हायर इंडिफरेंसेस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल, तो बोथ बी मतलब 1 and 2। व्हेन सम goods or the productive factors are completely fixed in an amount regardless of the price, the supply curve is भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। अब प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स, कह रहा है प्रोडक्टिव फैक्टर्स, कह रहा है कोई भी गुड्स का जब प्रोडक्टिव फैक्टर्स, कोई भी गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स वो फिक्स्ड है अमाउंट में, उसका अमाउंट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस द सप्लाई कर्व इज, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा उसका, ठीक है। नहीं रुको, एक मिनट रुको, मेरा दिमाग हमको ना होल्ड डाउन करना पड़ेगा, क्यों, यही चीज़ देखो यार, यहाँ ये वाला ये कंसेप्ट पूरी तरीके से बता रहा है और हम क्या बोले जा रहे हैं, मेरा दिमाग ना बीच बीच में भटक जा रहा है। तो वर्टिकल होगा ना, ठीक है, वर्टिकल होगा कि भाई सब कुछ फिक्स है, प्रोडक्ट फैक्टर कम्प्लीटली फिक्स, सब अमाउंट फिक्स है रिगार्डलेस ऑफ अ प्राइस, सप्लाई कर्व क्या होगा, तो भाई तुम कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, मेरे को इंपॉर्टेंट है, मेरे को नीड है वो, तो भाई वो वर्टिकल ही होगा ना, नॉन इलास्टिक है ना वो, है कि नहीं, तो सी होगा ना। आज ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ये हो चुका है ना, इसीलिए। और बाहर के which one of the following hypothesis postulate that an individual consumption in any time period depends upon the resources available to the individual, rate of returns, his capital and age of individual। ये जो hypothesis की बात कर रहा है ना, ये जो hypothesis कह रहा है कि इनमें से कोई तो एक hypothesis है, ये बता रहा है कि इंडिविजुअल का कंजम्पशन किसी भी टाइम पीरियड में डिपेंड करता है उसके रिसोर्सेज पे, उस इंडिविजुअल के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसके कैपिटल्स के रिटर्न्स पे, और उस इंडिविजुअल का एज पे। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में बात किया गया है, ठीक है सर, ओके। बाकी हाइपोथेसिस थोड़ा सा गूगल करना यार, ठीक है, या फिर तुम्हारे नोट्स में होगा तो वहाँ से देखना। हमको नहीं लग रहा है अभी शक्ति उतना नहीं चल रहा है कि हम ज़्यादा बोल पाए, क्योंकि आवाज़ ही मेरा अब लग रहा है कि, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जॉन माइनार्ड कीन्स, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन, एम्प्लॉयमेंट किस में, देखो माइनार्ड कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन थे, ये पहले जानो थोड़ा सा कि ये बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। और डिमांड जो रेफ़र करता है कि भाई टोटल डिमांड जो है किसी भी गुड्स और सर्विस का इकोनॉमी में, ये जो है दिखा रहा है कि कितना एक इंडिविजुअल कितना इच्छुक है उस चीज़ पे,
उस चीज़ को ये गेन करने के लिए और कितना उसको सपोर्ट करता है। तो कीन्स जो है ना वो बताते हैं इनएफिशिएंट इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में कि इनएफिशिएंट अगर इफ़ेक्टिव डिमांड होगा ना तो उसके वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी डाउन टर्न जाएगा। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है ये चीज़, तो ये बता रहा है कि इफ़ेक्टिव डिमांड, आप डिमांड लेकर के आओ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। नहीं लेकर के आओगे, इनएफिशिएंट इफ़ेक्टिव डिमांड लेकर के आओगे तो इकोनॉमी भी डाउन पावर में जाएगा, ठीक है। सी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भाई कि एक चीज़ खाए, एक चीज़ यूज़ किए, धीरे धीरे उसका वैल्यू, उसका हैप्पीनेस घटता जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी, एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स टेंड्स टू वो क्या होगा, डिमिनिश होगा ना, कम होते जाता है धीरे धीरे। कि तुम भाई नया कुछ भी लिए हो, अभी बहुत मज़ा आ रहा है उसका इस्तेमाल करने में, धीरे धीरे वो चीज़ें फिर कम होते जाएंगी, तुमको उसका खुशी कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होते जाता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिश, ठीक है। थोड़ा सा एक गलती हुआ उसका, बहुत ज़्यादा मेरे को रिग्रेट है उस क्वेश्चन में। मेरा दिमाग थोड़ा सा किधर चला गया था पता नहीं, यहाँ बाहर में कुछ हल्ला हो रहा है उसकी वजह से, और ये चीज़ है, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन में वो, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा हो जाता है इशू। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।